बांस के रूप में पुनर्जन्म अध्याय 251 सभी प्राणियों का निरीक्षण। वमिलियन बर्ड वैली स्पिरिट दायरे के ऊपर आभा निहारिका जो पहले तूफान की तरह थी, इस समय धीरे धीरे बिखर गई है। यह एक अद्भुत दृश्य है जिसे केवल आभायुक्त प्राणी ही देख सकते हैं। उन रंगीन आभाओं के आध्यात्मिक रूप से विलुप्त हो जाने के बाद किसी समय बारिश के बादल एक पहाड़ की तरह उमड़ पड़े और पूरे महान किन पर्वत आत्मा क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। पहले सफेद रोशनी चमकी और फिर क्षितिज से बिजली की चमक गूंजी। फिर श्वेत प्रकाश एक साथ मिल गए और बादलों के बीच भयंकर गड़गड़ाहट एक साथ मिलकर एक गड़गड़ाहट और अनंत नरक में बदल गई। बड़ी बारिश की बूंदों ने एक पल में इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ को प्रभावित किया और बहुत ही कम समय के बाद मूसलाधार बारिश ने पूरे महान किन पर्वत आध्यात्मिक क्षेत्र को भी घेर लिया। इस मूसलाधार बारिश ने आभा पुनर्प्राप्ति के युग में एक और छलांग देखी। इस मूसलाधार बारिश ने दानव राजा की एक पीढ़ी के जन्म को देखा। ब्लू स्टार का आभा केंद्र भी धीरे धीरे इस समय यहाँ स्थानांतरित हो गया और समय बीतने के साथ धीरे धीरे समृद्ध होता गया। लिन मिंग ने सभी शाखाएं और पत्तियां बिखेर दी और खुद पूरी तरह से बारिश में नहा लिया। उसने चिलिंग के हृदय में छिपी आभा के उफनते समुद्र को महसूस किया। आभा के इस समुद्र में निहित मोटी आभा ने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसे लगा कि इस समय वो अंततः संवेदनशील प्राणियों का अवलोकन कर सकेगा। ये ताजगी भरी अनुभूति हर रोएदार जड़ से लेकर हर पत्ते तक बहते पानी की तरह प्रवाहित होती है, जिससे उसे पारदर्शिता का ऐसा एहसास होता है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। एक बार अड़चन बन जाने के बाद 100 किलोमीटर की हमले की सीमा जिसने उसकी ताकत को कैद कर लिया था, वह भी इस उन्नयन और विकास के बाद काफी हद तक बढ़ गई है। 1000 किलोमीटर इस हमले की सीमा को अब केवल डरावनी के रूप में वर्णित किया जा सकता है और इसकी शक्ति स्वयं सिद्ध है। अभी अभी नए जीवन को बनाने की क्षमता के साथ वह आसानी से अनगिनत पहाड़ों अनगिनत नदियों में प्रवेश कर गया और 1000 किलोमीटर के भीतर एक जड़ प्रणाली तक पहुंच गया जिसे मनुष्यों द्वारा एक मशीन के साथ व्यवस्थित नहीं किया गया है जो आभा को गायब कर सकता है। च्वांग्युए शहर। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भूमिगत को पूरी तरह से जड़ों से घेर दिया गया तथा उसे अंदर तक घुसने की शक्ति दे दी गई। एक विशाल शहर जो लाखों लोगों को समायोजित कर सकता था और उसे मिटा दिया गया। ये हमला मानव जाति को यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में क्या कल्पना की गई है। यह मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि दानव राजा के जन्म के बाद ये सिर्फ वे नहीं हैं। इस नीले तारे की भूमि पर सब कुछ पहले से ही एक विनम्र और निम्न स्तर की चींटी की तरह है, केवल निराशा और भय में जीवित रहने के लिए। लिन मिंग ने अपने विशेषता पैनल को देखा। जब पहले उनकी हमले की सीमा केवल 100 किलोमीटर थी, तो सभी चीजों की आभा पुनर्निर्माण की क्षमता 1000 किलोमीटर की परिधि को साकार कर सकती थी। सच कहूं तो ये वास्तव में पर्याप्त था। आखिरकार भले ही आप दूर से देख रहे हों, लेकिन हमला न करना परेशानी की बात है। उस समय लिन मिंग अपने अधीनस्थों को केवल 1000 किलोमीटर के भीतर उस स्थान पर भेज सकता था जहां वह हमला करना चाहता था, लेकिन वह वहां नहीं जा सकता था, जो वास्तव में असुविधाजनक था। ऐसा लगता है जैसे आप पीछे बैठे हों और अपने अधीनस्थों को युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मन को मार गिराने के लिए छोड़ दिया गया हो। लेकिन लिन मिंग युद्ध रिपोर्ट की प्रतीक्षा में पीछे बैठने के बजाय दुश्मन को मारने के लिए दौड़ना पसंद करता है, लेकिन गति के अंतर्निहित नुकसान के कारण वह केवल यही कर सकता है। आखिरकार एक ऐसे युद्ध के मैदान पर जो कभी भी बदल सकता है, अगर गति में कोई कमी होती है तो आप उसका आधा हिस्सा खो देंगे। विशेषकर जब मैं 1000 किलोमीटर के भीतर विशाल शहरों पर हमला करने गया तो मैं केवल ची यंग को उन धीमे अधीनस्थों को ले जाने के लिए उड़ान भरने के लिए भेज सकता था, और वह केवल सीमा के बाहर ही आदेश दे सकता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि वह मानव पक्ष के निर्णय को पंगु बना सकता है और धोखा दे सकता है, लेकिन नुकसान ये है कि वह युद्ध की स्थिति को 100% नियंत्रित नहीं कर सकता है। उस समय विशालकाय बंदर झुओ युआन की मौत इसका सबूत थी। यदि वो उस समय घटनास्थल पर होता तो झुओ युआन निश्चित रूप से ए क्लास ट्रांसेंडेंट द्वारा नहीं मारा जाता, और इसी तरह ए क्लास ट्रांसेंडेंट को निश्चित रूप से तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता और उसे सीधे मार दिया जाता। इस समय बांस की जड़ें 1000 किलोमीटर तक फैल सकती हैं। उसके चारों ओर केंद्रित 1000 किलोमीटर की परिधि में सभी चीजों की आभा पुनर्निर्माण क्षमता की सीमा भी उसकी आक्रमण सीमा है। इस समय यदि एक क्लास पालौकिक उसके 1000 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो इस पालौकिक का इंतजार करने वाला मौत है। यह निश्चित रूप से पिछली बार जैसा नहीं होगा, उसे बस भागने दो। लेकिन लिन मिंग इससे संतुष्ट नहीं है। हमले की सीमा का विस्तार किया जाता है, इसलिए धारणा सीमा और आभा परिरक्षण सीमा को बढ़ाना जारी रखना चाहिए। लिन मिंग ने विशेषता पैनल को देखा और जैसे ही उसने अपनी चेतना को स्थानांतरित किया, उसने जल्दी से सभी चीजों की आभा का पुनर्निर्माण और एक ही समय में बल क्षेत्र की आभा को ढालने की क्षमता में सुधार किया।
145,000 विकास बिंदुओं के साथ इस तरह की चीजें करना स्वाभाविक रूप से आसान है। भले ही एक बार में इसमें हजारों विकास बिंदुओं की लागत लगे, फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ऑरा फोर्स फील्ड शील्ड LV6। आप 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्राणी की आभा सांद्रता को चुनिंदा रूप से ढाल सकते हैं, शरीर पर केंद्रित, बिना किसी अधिकतम सीमा के। सभी चीजों का आभा पुनर्निर्माण LV6। ये 2000 किलोमीटर के भीतर सभी जीवित प्राणियों और गैर जीवित चीजों की सांस को महसूस कर सकता है, सभी क्षेत्रों में सभी जीवित चीजों की सभी क्रियाओं को अभिव्यक्ति में बदल सकता है, और साथ ही सभी गैर जीवित निशानों को भी। विकास बिंदु वाष्पीकरण की तरह गायब हो गया, और लिनमिंग को भी लगा कि उसकी अपनी ताकत और बढ़ गई है। 2000 किलोमीटर विकास की इस दोगुनी वृद्धि ने लिनमिंग को एक व्यापक धारणा स्थान भी दिया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये शक्ति भी तुरंत जारी कर दी। मूल 1000 किलोमीटर की सीमा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती जाती है। लिनमिंग ने पहली बार में इसे अधिकतम सीमा तक नहीं धकेला, उसे पहले ओवरलोडिंग का सामान्य अनुभव था, और वह इस संबंध में विशेष रूप से सावधान था। आखिरकार, अत्यंत भयावह और भारी मात्रा में सूचना और डेटा यदि मन में पूरी तरह से साकार हो जाए, तो यह निश्चित रूप से कुछ समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए जब लिनमिंग आमतौर पर धारणा की सीमा के भीतर चीजों को प्रकट करता है, तो वह अधिकांश अनावश्यक चीजों को भी नजरअंदाज कर देता है। हालांकि इस समय इस उन्नत क्षमता का उपयोग करते समय लिनमिंग यह महसूस कर सकता था कि अतिभार की पिछली भावना पहले से ही काफी हल्की थी। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वह टियर 4 बन गया है, और उसकी ताकत अधिक बढ़ गई है, और कुछ चीजों की तुलना में जो अतीत में नहीं की जा सकती थी या करना बेहद कठिन था, ये काफी आसान हो गया है। ये बहुत लंबे समय तक बेकार था। लिनमिंग ने अंततः धारणा की सीमा को 2000 किलोमीटर के दायरे में बाहर की ओर धकेल दिया, और साथ ही लगभग पूरे तांग राज्य को अपनी धारणा की सीमा में ले आया। चाहे वो सुदूर दक्षिण में हुकोह हो या सुदूर उत्तर में बर्फ का शहर, वे पहले से ही उसके दिमाग में आ चुके हैं। और इस विशाल क्षेत्र में आभा वाले सभी उत्परिवर्ती जीव और अलौकिक प्राणी भी उसकी धारणा में हैं, और इसमें कोई रहस्य नहीं है। हालांकि लिनमिंग को बिंगचेंग में पहले से मौजूद 9 मंजिला टावर नहीं मिले। हालांकि छोटे उपनगरीय शहर बिंगचेंग में एक इमारत आज के शांगजिंग शहर और शियाहू शहर जैसी है, उनकी आभा धारणा पूरी तरह से अलग थलग है। संभवतः यहीं पर 9 स्वर्ग मीनारें हैं। लिनमिंग ने ऐसा सोचा और 2000 किलोमीटर की परिधि वाली दूसरी दिशा में देखा। महासागर उससे 2000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह एक धुंध भरा सागर है कि आभा मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रशंसा, उनमें से अनगिनत उत्परिवर्ती मछलियों, क्रिस्टैशियंस और विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्ती समुद्री जीवों के अस्तित्व ने उन्हें ये भी बताया कि भविष्य में महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी कहाँ स्थित हैं। रुको, ये बी श्रेणी का राक्षस आत्मा समूह है? लिनमिंग ने गहरे समुद्र में स्थिति को भांप लिया और अचानक दर्जनों बी श्रेणी के राक्षस आत्माओं के अस्तित्व की खोज की। नीले तारे के ऊपर अंतहीन विशाल महासागर भी आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में सबसे विस्तृत आध्यात्मिक क्षेत्र है। लिनमिंग ने अनगिनत बार कल्पना की थी कि कैसे इस अत्यंत विशाल क्षेत्र में शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव पैदा हुए थे, जो आभा पुनर्प्राप्ति के युग में मनुष्यों को पूरी तरह से बाहर निकालने वाला पहला था। जब वो सी श्रेणी की राक्षस आत्मा था, तब से ही उसने महसूस किया था कि मानव पक्ष ने अनगिनत बार समुद्र में उन बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं के प्रति गहरा भय व्यक्त किया था। अब तब से 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। गहरा समुद्र अभी भी रहस्यों से भरा है, अज्ञात और रहस्यों से भरा है। अब तक मानव सागर से बचता रहा है, और शुरुआत में तथाकथित वर्ग की उत्पत्ति भी इस महासागर में उत्परिवर्ती प्राणियों से हुई है। आभा पुनर्प्राप्ति के युग में पूरे ब्लू स्टार के 70% हिस्से पर कब्जा करने वाले विशाल क्षेत्र में पैदा हुए उत्परिवर्ती जीवों ने भी मानव पक्ष को भारी झटका देने का बीड़ा उठाया। लिनमिंग को स्पष्ट रूप से याद आया कि बी क्लास राक्षस आत्माओं के बारे में उसने जो पहली विनाशकारी आपदा सुनी थी, वह ये थी कि समुद्र में बी क्लास राक्षस आत्मा समूहों ने सुनामी का कारण बना, जिसने नियॉन किंगडम के मैदानों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया, जिससे ये दुखद स्थिति पैदा हो गई जिसमें 60 मिलियन मनुष्य मछली के पेट में दफन हो गए। उसके बाद लिनमिंग भी समुद्र में इन उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ लगभग प्रतिच्छेदित हुआ। उस समय समुद्र में कुछ क्रस्टेशियन उत्परिवर्ती प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए विदेशी जानवर ने बी जैसे राक्षस आत्माओं को मारने के लिए मानव हाथों का इस्तेमाल किया और फिर उनकी आत्मा की गोली को जब्त कर लिया और फिर एक विशाल उत्परिवर्ती जानवर में विकसित हो गया। लेकिन ये घटना 9 मंजिला शिवालय के 9वें दिन चेंग यू के मानव पक्ष के संघर्ष के कारण हुई थी, और विदेशी जानवर का उद्देश्य सफल नहीं हुआ था, ताकि लिनमिंग का उस समय समुद्र में उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ यौन मिलन न हो। कुछ समय पहले जब वह 7 पीक्स माउंटेन स्पिरिट क्षेत्र से वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट क्षेत्र में आया, तो समुद्र में बी और अन्य राक्षस आत्माओं ने लगातार 2 प्रमुख चीजें की।
लिन मिंग ने मानव पक्ष से प्राप्त जानकारी से सीखा कि समुद्र में बी और अन्य राक्षस आत्माओं ने क्रमशः गहरे विश्व महासागर और महान उत्तरी महासागर में विषैले राष्ट्र और अमेरिकी राष्ट्र को विनाशकारी झटका दिया था। उनमें से अमेरिकी देश का दक्षिणी क्षेत्र जेड के देश में बदल गया और जहरीले देश के क्षेत्रों पर तीन तरफ से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और 2/3 क्षेत्र और आबादी तब से गायब हो गई है। ये लाखों करोड़ों ठिकानों का नुकसान नहीं है, इसे विनाश स्तर कहा जा सकता है। समुद्र में उन 20 श्रेणी की राक्षस आत्माओं की शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति देखी जा सकती है। हालांकि लिन मिंग को लगा कि पर्दे के पीछे ए जैसा कोई राक्षस राजा छिपा हो सकता है, लेकिन अगर ओशन बी जैसी कई राक्षस आत्माओं को एक ही समय में उससे लड़ने के लिए भेजा गया, लिन मिंग शायद इन्हें आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। अब भी वही है, उसने समुद्र में बी और अन्य राक्षसी आत्माओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है जिन्हें उसने महसूस किया है और अपने मन में इसे पूरी तरह से महसूस किया है। जल्द ही लिन मिंग के दिमाग में 35 सिर की ऊंचाई वाली बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं के समूह की ठोस छवि उभरी। क्या ये कोई समुद्री राक्षस है? ये बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं बाहर से मछली के आकार के जीवों की तरह दिखती हैं और प्रत्येक सिर का आयतन अत्यंत विशाल है। यादृच्छिक रूप से एक को चुनें, ये लगभग 100 मीटर लंबा एक विशाल राक्षस है। इससे लिन मिंग को अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी सिल्वर पॉइजन स्काई ड्रैगन की याद आ गई। क्या उस आदमी का आकार भी काफी डरावना नहीं है? बी श्रेणी की राक्षस आत्मा जो पहले गोगंडा आत्मा क्षेत्र में थी, वह भी मोटी हो गई है। लेकिन इन मातहतों को देखकर, चाहे वो 7 भेड़िए हों या पांडा, वे सभी सिर्फ कई गुना बड़े हो गए हैं। भले ही वो एक विशाल भालू पूर्णिमा हो, लेकिन वो सिर्फ 5 मीटर ऊंचा है। वहां बिल्कुल भी कोई चांदी का जहरीला ड्रैगन या कोई बर्फ की आत्मा नहीं है। भेड़िया बहुत डरावना है। इन महासागरों में बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं की तरह भयानक नहीं है। ये वास्तव में क्या है, ये जानकर लिन मिंग भी बहुत हैरान है। लिन मिंग ने मछली के आकार वाले इन बी और अन्य राक्षसी आत्माओं को देखना जारी रखा और पाया कि उनके सिर पर किसी कारण से एक बड़ा लंबा सींग था और उनकी पूंछ और पेक्टोरल पंख हथियारों की तरह तेज थे। इससे वास्तव में वो सब कुछ मजबूत हुआ जिसे मजबूत किया जा सकता था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ये सभी हथियार हैं और सामूहिक कार्रवाई के 35 प्रमुख हैं। ये भी पूरे समुद्री क्षेत्र में व्याप्त अस्तित्व है ना? हालांकि सामान्यतः कहा जाए तो बी जैसे राक्षसी आत्माओं के स्तर के उत्परिवर्ती प्राणी समूह में नहीं घूमते हैं। लेकिन यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इस महासागर में ऐसे शत्रु हैं जिनसे उन्हें डरना चाहिए और उन्हें समूहों के रूप में लड़ने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए ए और अन्य राक्षस राजा। हालांकि इस समय लिन मिंग ने चाहे जितनी भी बार विशाल समुद्री क्षेत्र को महसूस किया हो, उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। ए और अन्य राक्षस राजाओं का अस्तित्व हमेशा से ही एक संभावित अनुमान रहा है। इसकी परिकल्पना की गई है और कभी भी इसकी खोज नहीं की गई है। चूंकि मानवीय पक्ष। हालांकि जब लिन मिंग सोच रहा था तो उसने अचानक महसूस किया कि सींग वाली विशालकाय मछलियों के इस समूह के ठीक सामने पानी के नीचे एक अत्यंत विशाल छाया जैसी चीज धीरे धीरे समुद्र तल से ऊपर उठ रही है। लिन मिंग ने जब इसका पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि इस आदमी के पास वास्तव में बहुत सारे तंबू और एक विशाल सिर है। अजीब जानवर। एक पल के लिए लिन मिंग को अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एक अजीब जानवर के बारे में सोचा। क्या ये चीज स्पर्शक और बड़े सिर का संयोजन नहीं है? और यह आदमी इतना बड़ा हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हालांकि उस विशालकाय जानवर को ठोस रूप से समझने और उसके चलने की मुद्रा को समझने के बाद लिन मिंग इस बार दंग रह गया। लानत है, विशाल सिर! क्या ये गहरे समुद्र का ऑक्टोपस नहीं है? इस आदमी की छवि को और अधिक समझने और उसके शरीर से बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद लिन मिंग को अंततः पता चला कि यह आदमी एक विशाल ऑक्टोपस के आकार का उत्परिवर्ती प्राणी था। इसके अलावा यह एक क्लास दानव राजा है जिसे वह पहले से ही ढूंढ रहा था। इस समय यह विशालकाय ऑक्टोपस अपनी दृष्टि के सबसे दूर के बिंदु से 35 विशालकाय सींग वाली मछलियों को साथ लेकर धीरे धीरे दक्षिण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कहाँ जा रहा है? तांग देश? नहीं, दिशा इस ओर नहीं दिखती। लिन मिंग ने प्रकटीकरण की दिशा में झांका और पाया कि वास्तव में उस दिशा में एक स्थान था। बिंगुओ, वह देश अनगिनत द्वीपों से बना है। क्या ये हो सकता है कि? हालांकि लिन मिंग को आश्चर्य हुआ कि यह ए क्लास दानव राजा बी क्लास दानव आत्माओं के एक समूह का नेतृत्व करता है। इस समय जब उसे सिर्फ दानव राजा के रूप में पदोन्नत किया गया था तो वह वास्तव में फिर से मनुष्यों पर हमला करना चाहता था। उसे फिर से महसूस हुआ जब वह नए बी क्लास दानव आत्मा समूह में पहुंचा तो उसने अपनी धारणा की सबसे बड़ी सीमा में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद अनगिनत तंतुओं और विशाल सिर वाली एक काली छाया समुद्र तल से फिर प्रकट हुई। विशाल गहरे समुद्र का ऑक्टोपस, एक और ए क्लास दानव राजा। क्या ये चीज अभी भी बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है?
यह ए क्लास दानव राजा www.mtlnovel.com क्रिस्टैशियन बी क्लास दानव आत्माओं का एक समूह लेकर आया और तांग के पूर्व की ओर चला गया। वो स्थान मसालेदार सफ़ेद देश लगता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचेगा जब मानव को आपदाओं के बारे में नई जानकारी मिल जाएगी। लिन मिंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और साथ ही वो कुछ सोच रहा था। इन दोनों ए श्रेणी के राक्षस राजाओं ने बी श्रेणी के राक्षस आत्मा भाइयों के एक समूह को एक ही समय में दो स्थानों पर ले गए। शायद पूरी दुनिया में कोई तीसरा, चौथा ए और अन्य दानव राजा होगा जो एक ही समय में ऐसा करेगा। लिन मिंग के विचार में ये सामान्य नहीं है। पिछली बार जब विषैले राष्ट्र और अमेरिकी राष्ट्र के दो गोलार्धों पर एक ही समय में हमला किया गया था तो उसने पहले ही समस्या को स्पष्ट कर दिया था। ए और अन्य दानव राजा ने टीम का नेतृत्व किया और उन्होंने एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर हमला किया। आपको क्या लगता है कि यह असामान्य है? आखिर उनके बीच संचार का कोई साधन नहीं है, है न? और इस स्थिति में यह ऐसा है जैसे अपने अधीनस्थों को उन शहरों पर हमला करने दिया जाए। रुकिए, क्या ये कहा जा सकता है कि ए और अन्य दानव राजाओं को भी हमला करने से पहले किसी चीज़ द्वारा आदेश दिया गया था? उन्हें आदेश दे सकते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि वे उच्च स्तर के हैं? एस राक्षस राजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक ही समय पर बीजिंग की ओर भी भारी बारिश हो रही थी। एक लड़ाकू कमान कक्ष में सबके चेहरे मौत की तरह धूसर हो गए हैं। अभी 1 घंटे पहले रोंगचेंग शहर और आसपास के कई शहरों के नष्ट हो जाने के बाद शुंग्युए शहर भी जहर से नहीं बच सका और पूरी तरह से नष्ट हो गया। यद्यपि पहले भी आपातकालीन निकासी का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन मूल आबादी के लगभग 15% लोगों के पास वहां से निकलने का समय नहीं था और यह शुआंग्युए शहर के साथ राख में बदल गया। यह मानवता पर आई एक और दुखद आपदा है। ये स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ट्रिवियल ए जैसे दानव राजा कर सकें। उस व्यक्ति का चेहरा अत्यंत कठोर था, लेकिन इसमें असहायता, यहाँ तक कि निराशा का भी भाव था। उन्होंने महसूस किया कि वे जिसका सामना कर रहे थे वह शायद कोई राक्षस राजा के स्तर का उत्परिवर्ती प्राणी नहीं था। एक विशाल शहर को एक गहरे गड्ढे में डुबो सकता है और उसे एक पल में नष्ट कर सकता है। शक्ति का ये स्तर उस क्षति को पार कर गया है जो ए जैसे राक्षस राजा कर सकते हैं। यद्यपि पिछले ए क्लास दानव राजा ने 1 घंटे से भी कम समय में 70-80 हज़ार सेना का सफाया कर दिया था, लेकिन यह 1000 किलोमीटर दूर एक शहर को एक पल में नष्ट कर सकता है, जो सभी मनुष्यों के लिए ऐसा करने के लिए पर्याप्त है। चौंक गए। राक्षस राजा से ऊपर है, ऐसे इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति कांपती हुई उंगलियों से अपनी कनपटियों को रगड़ रहा था और गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ लग रहा था। आदि जब मूल मनुष्यों ने उत्परिवर्ती प्राणियों और पालौकिक प्राणियों की आभा सांद्रता को विभाजित किया तो उन्होंने इसके अस्तित्व को मान लिया। ए और अन्य राक्षस राजा एक छोटे से देश को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। और एस इंतजार कर रहा है। तुम क्या बुलाना चाहते हो, दानव राजा? क्या एक बड़ा देश आसानी से नष्ट हो सकता है? हालांकि ये सिर्फ एक परिकल्पना है। कोई नहीं जानता कि यह पिछले ए क्लास दानव राजा द्वारा किया गया था या इसके पीछे अन्य कारण थे। अब तक हालांकि मुझे कभी नहीं पता चला कि दानव राजा किस प्रकार का उत्परिवर्ती प्राणी है। मुझे नहीं पता कि यह एक पल में 1000 किलोमीटर के भीतर किसी भी चीज़ पर हमला कैसे कर सकता है, लेकिन ये तो निश्चित है कि इससे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहाँ तक कहा गया कि इसने ऐसी चरम स्थिति पैदा कर दी है जो मानव जाति को विलुप्ति के संकट में डालने के लिए पर्याप्त है। इस बार उस व्यक्ति को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जल्दी या बाद में वह ए क्लास दानव राजा का सामना करेगा। पहले से ही इसकी असली ताकत का पता लगाना बेहतर है और इसका उपयोग उन सभी मौजूदा हथियारों का उपयोग करने के लिए करें जो मानव जाति के पास हैं। इसके साथ लड़कर अधिक से अधिक विकास करें। साथ ही ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अब और नहीं खींचा जा सकता। शांगजिंग और शियाहू जैसे बेहद विशाल शहरों में भी, शहर के अंदर और बाहर, साथ ही कई जगहों पर ऐसी आभा ढालें हैं जो इस इमारत के अंदर और बाहर बिल्कुल वैसी ही हैं। यह ए क्लास दानव राजा को कितनी देर तक रोक सकता है? समय भी एक मुद्दा है। आखिर कोई नहीं जानता कि ए और अन्य दानव राजा कब अचानक हमला करेंगे और जमकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ओल्ड डोन सीमा क्षेत्र में आश्रय के निर्माण की प्रगति कैसी है? वो व्यक्ति जानता है कि इस मामले को अब और नहीं खींचा जा सकता। ए और अन्य दानव राजाओं का खतरा आसन है। अब जब वह इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझ गया है तो ऐसा लगता है कि मानव पक्ष हताशा की ओर बढ़ गया है। ऐसा तब तक होना चाहिए जब तक कि उसके पास ए क्लास दानव राजा या यहाँ तक कि एस क्लास दानव राजा स्तर के उत्परिवर्ती प्राणी से लड़ने की ताकत न हो। अन्यथा वर्तमान ताकत और वर्तमान स्थिति के साथ मानव पक्ष पूरी तरह से उत्परिवर्ती प्राणियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस ग्रह पर एक लुप्तप्राय प्रजाति बन जाएगा, जो कि चिंताजनक नहीं है। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष रूप से विलुप्त होना भी असंभव नहीं है।
हालांकि मानवीय पक्ष ने पहले से ही एक पिछला रास्ता तैयार कर रखा था। आभा पुनर्प्राप्ति के युग की शुरुआत के तुरंत बाद कुछ दूरदराज के क्षेत्रों के देशों ने मूल हवाई हमला आश्रयों के समान विशाल अस्तित्व सुविधाएं बनाईं। इनसे पहाड़ खोखले हो गए और जमीन में महत्वपूर्ण स्थान खाली हो गए, जिन्हें प्रलयकालीन क्षेत्र कहा जाता है। और जैसे जैसे आभा की सांद्रता गहरी होती जाती है, अधिक शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव एक अंतहीन धारा में उभर कर आते हैं। उसके बाद भी जैसे राक्षस आत्माओं के स्तर वाले राक्षसों के प्रकट होने के बाद भी सभी देश उन प्रलय के दिनों को बनाने के लिए लगभग सामान्य ऊर्जा का उपयोग करेंगे। बस बात यह है कि ये कार्य अत्यंत सघन परिस्थितियों में किए जाते हैं और आम लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। प्रलय दिवस क्षेत्र का मूल उद्देश्य चरम संकट की स्थिति में मानव अग्नि को अधिकतम तक संरक्षित करना है। इसलिए मानव सभ्यता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की अस्तित्व सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ये अत्यंत संकट के क्षण तक पहुंच गया है। एकलास दानव राजा के बिना भी अमेरिकी राष्ट्र का दक्षिणी भाग पहले ही नष्ट हो चुका था और जहरीले राष्ट्र ने सीधे अपने 2/3 क्षेत्र और आबादी खो दी थी। दो घटनाएं जिन्हें विलुप्ति कहा जा सकता है, वे मानव पक्ष पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है। इसलिए इस प्रलय क्षेत्र का पूरा होना संपूर्ण मानव सभ्यता के अस्तित्व और विनाश की संभावना को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस बार ए और अन्य दानव राजाओं के साथ लड़ाई कुछ लाभ के बिना नहीं थी। कम से कम उन्हें ये तो पता है कि रेकी परिरक्षण उपकरण और 6 स्वर्ण का समूह सभी उपयोगी हैं। हालांकि बाद में इसे एकलास दानव राजा ने नष्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले उसने इसकी क्षमता को पूरी तरह से दबा दिया था। डेस्टिनी क्लब द्वारा बनाई गई ये काली तकनीकें विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। हालांकि वे अभी भी एकलास डेमन किंग को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनके पास विकास के लिए बहुत जगह है। यदि इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाए, इसकी शक्ति को और अधिक विकसित किया जाए तथा इसका अधिक तर्कसंगत उपयोग किया जाए, तो कम से कम मानवीय पक्ष को सांस लेने का मौका तो मिलेगा। अब यदि आप इसे उन प्रलय दिवस क्षेत्रों की बाहरी परत पर रखते हैं और इसे पूरी तरह से ढक देते हैं, तो कम से कम आभा वाले सभी प्राणियों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र होना चाहिए। इस इमारत की तरह बाहरी दीवारें और तहखाना दोनों ही इस आभा परिरक्षण उपकरण द्वारा पूरी तरह से ढके हुए हैं, जो मूल रूप से एक जेडी का निर्माण करते हैं, जहां लगभग सभी आभा वाले प्राणी अपनी शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि जैसा कोई असाधारण व्यक्ति जो तुरंत आगे बढ़ सकता है आकर खतरा पैदा करना चाहे, तो ये बिल्कुल असंभव है। प्रलय क्षेत्र बिंगचेंग का उत्तरी भाग पूरा हो चुका है और चुनचेंग का निर्माण पूरा हो चुका है। जहां तक शांगजिंग के उत्तर पश्चिमी भाग की बात है, तो यह अभी भी योजना के अधीन है। एल्डर डोंग अभी शुआंग्युए शहर के विनाश के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, जब उन्होंने अचानक उस व्यक्ति को प्रलय दिवस क्षेत्र के बारे में बात करते हुए सुना और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। चाहे वो आइस सिटी का उत्तरी भाग हो या स्प्रिंग सिटी की दिशा में दर्जनों पहाड़, ये लाखों लोगों को रखने के लिए पर्याप्त है। और सारी सुविधाएं लगभग तैयार हो चुकी हैं। ये बनाया गया है। आदमी को अचानक कुछ याद आया, www.mtlnovel.com, और उसने नीले शहर की ओर देखा जहां विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अब कोई रोशनी नहीं है। मुझे नीले शहर का केंद्र ले चलो। 1000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले सभी क्षेत्रों को चिन्हित करें। हाँ, उस व्यक्ति ने जल्दी से उस विशाल छाया को देखा जिसने तांग राजवंश के पूरे महत्वपूर्ण क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। इनमें चाहे यहाँ का शांगजिंग शहर हो या पूर्व में शियाहू शहर, सभी इस छाया से ढके हुए हैं। रोंगचेंग शहर जो नष्ट हो चुका है और शुंगयुए शहर भी इसी सीमा के भीतर हैं। आदमी ने आंखें मूंद लीं और किंगचेंग की दिशा में देखने लगा। मुझे पता करने दो, नीले शहर के सबसे निकट आध्यात्मिक क्षेत्र कहाँ है। उसे अचानक एक अनुभूति हुई। ब्लू सिटी पर ए और अन्य दानव राजाओं द्वारा हमला किए जाने का कारण यादृच्छिक या आकस्मिक नहीं हो सकता है। जवाब पाने से पहले उसने बस कुछ सेकंड इंतजार किया। रिपोर्ट, यह महान किन पर्वत आत्मा क्षेत्र, झुके घाटी आत्मा क्षेत्र और पश्चिमी ताइशान आत्मा क्षेत्र का किनारा है। आदमी ने सिर हिलाया। हो सकता है ए और अन्य दानव राजा अब जहां हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं हैं। भारी बारिश के कारण समय बीतने के साथ बारिश की तीव्रता आधी भी नहीं हुई। लिन मिंग को अचानक लगा कि यह भारी बारिश ठीक नहीं लग रही है। अचानक आया और ऐसा लगा कि यह लंबे समय तक चलता रहेगा। पीछे मुड़कर देखने पर जब मैं दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे पर पहुंचा तो ऐसा लगा कि भारी बारिश हुई थी। क्या ये कहा जा सकता है कि यह भारी बारिश उसके स्तर के सुधार के साथ कम हो जाएगी? लिन मिंग को आश्चर्य होने लगा कि क्या अभी भी उसमें कोई छिपी हुई क्षमता है और हवा और बारिश का कारण क्या है। हालांकि जब वो ये देखना और समझना शुरू करने ही वाला था कि समुद्र में ए श्रेणी की राक्षसी आत्माओं के नेतृत्व में बी श्रेणी की राक्षसी आत्माएं फिलीपींस या व्हाइट किंगडम के साथ क्या करेंगी।
सिस्टम की पृष्ठभूमि में इवोल्यूशन पॉइंट द्वारा अवशोषित अधिसूचना ध्वनि ने उन्हें बताया कि भारी बारिश कितनी कठिन थी। आपने बारिश से बहुत सारी आभा अवशोषित कर ली है और आपने विकास बिंदु को 2000 तक बढ़ा दिया है। ओह अपमान, आत्मा की बारिश शुरू हो गई। क्या ये सहयोग है? लिन मिंग ने महान किन पर्वत के आध्यात्मिक क्षेत्र के बाकी हिस्सों को महसूस किया और पाया कि ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भारी बारिश हो रही थी और अनगिनत उत्परिवर्ती जीव इस समय इस आध्यात्मिक बारिश में नहा रहे थे और लालच से इसे अवशोषित कर रहे थे। और उनके अधीनस्थ भी 4-5 किलोमीटर दूर भारी बारिश का आनंद ले रहे हैं। वे भारी बारिश को लेकर बेहद उत्साहित और रोमांचित भी होते हैं और जैसे जैसे बारिश दूर होती जाती है उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ब्लू सिटी में हुई लड़ाइयों की श्रृंखला में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और युद्ध के बाद उनमें भी काफ़ी वृद्धि होती है। कई अधीनस्थ जो मूल रूप से केवल उन्नत स्तर पर थे अब प्रथम स्तर पर आ गए हैं। प्रथम श्रेणी के लोग द्वितीय श्रेणी की दिशा में आगे बढ़े और कुछ तो द्वितीय श्रेणी के स्तर तक भी पहुंच गए और दूसरे स्तर पर वे सभी उच्च स्तर पर चले जाते हैं। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है। वह यहाँ चौथे स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं और उनके अधीनस्थों का भी अपना अपना विकास हुआ है। इसके बाद वे अपने लिए और अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे तथा अपने लिए बेहतर काम कर सकेंगे। इस लड़ाई के बाद लिन मिंग को लगा कि इन लोगों को भी अधिक विकास करना चाहिए। ए जैसे पालौकिक लोगों के खिलाफ लड़ने के बाद जू युआन की मृत्यु ने उन्हें ये भी बता दिया कि अगर वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परिणाम कितने गंभीर होंगे। चूंकि वो उसका अधीनस्थ है इसलिए सब कुछ उसके निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए। आखिरकार वह वानजुहाई से लेकर किफेंग माउंटेन तक और फिर वर्मिलियन बर्ड वैली तक उसका पीछा करता रहा है। भले ही उसकी बुद्धि पर्याप्त अच्छी न हो लेकिन उसे ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि उत्परिवर्ती दानव बांस के अपने मालिक के रूप में अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। मेरा मानना है कि अब से इन अधीनस्थों को भी इस बिंदु की गहरी समझ होगी। अब मुझे वापस दे दो। लिन मिंग ने आखिरकार इन सभी अधीनस्थों को बुलाया। जब से वह टियर 4 बना है वह समुद्र में उत्परिवर्ती जीवों की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा है। अब वे अभी भी फिलीपींस और लाबाई से एक निश्चित दूरी पर हैं। दूरी इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिन मिंग अपने अधीनस्थों को कुछ हासिल करने देना चाहता था। कुछ बातें हैं जो उसे काफ़ी चिंतित करती हैं, विशेष रूप से कुछ विशेष स्थानों पर जो कुछ हुआ उसका भाग्य पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वे स्थान उससे कम 1000 किलोमीटर दूर हैं। यद्यपि इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन बांस की जड़ों तक नहीं पहुंचा जा सकता। बेहतर होगा कि इन अधीनस्थों को भेजकर उन स्थानों को मानचित्र से पूरी तरह मिटा दिया जाए। आम लोगों की तुलना में लिन मिंग को वास्तव में इस भाग्य की अधिक परवाह थी। वे विचित्र जानवर बना सकते हैं, वे अलौकिक प्राणी बना सकते हैं, वे सफ़ेद कोहरे बम बना सकते हैं जो अलौकिक प्राणियों को विचित्र जानवरों में बदल देते हैं, वे धातु के वारहेड बना सकते हैं जो अत्यंत मजबूत अवरोध बनाते हैं, और वे काली मशीनें भी बना सकते हैं जो सभी आभाओं को पूरी तरह से गायब कर देती हैं। उनके पास अकल्पनीय मात्रा में काली प्रौद्योगिकी है जो सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। यद्यपि वो उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह नष्ट होना चाहता है, एक सेकंड में कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन इस विशाल क्षेत्र के भीतर भाग्य शायद ही कोई और निशान छोड़ेगा। विभिन्न स्थानों पर स्थित पालौकिक शोध केंद्रों को छोड़कर सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित कुछ ही विशेष इमारतें हैं जिनके अपने सुराग हैं। लिन मिंग की सोच में यदि कोई प्राथमिकता है तो वो इस ग्रह से नियति को मिटाना है। हालांकि ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर की बात करते हुए लिन मिंग को अचानक लगा कि वह इस मामले को पूरी तरह से भूल गया है। सभी चीजों के आभा क्षेत्र को फिर से बनाने की क्षमता, 1000 किलोमीटर के भीतर सभी पालौकिक अनुसंधान केंद्र और इसी तरह के स्थान सभी मन में महसूस किए जाते हैं और वे एक ही समय में पूरी तरह से चिन्हित होते हैं। नया जीवन बनाने की क्षमता प्रकट हुई। लिन मिंग ने अपनी आभा का आग्रह किया और तुरंत सभी दिशाओं में सैकड़ों जड़ें दौड़ा दीं। जल्द ही ये जड़ प्रणालियां 1000 किलोमीटर के भीतर उन सभी विशाल शहरों की भूमिगत सतह तक पहुंच गईं जो आभा परिरक्षण मशीन द्वारा कवर नहीं किए गए थे और तुरंत ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर की इमारतों तक फैल गईं। इन इमारतों को नष्ट करने के लिए गड्ढे खोदने और उन्हें एक ही समय में गिरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन मिंग के पास अधिक व्यवहारिक क्षमता है। इस समय लिन मिंग ने लक्ष्य तक पहुंचने वाली हर बांस की जड़ में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और लगभग एक साथ ही उन इमारतों पर अंधकारकारी तत्व से हमला कर दिया। अंधेरी जगह एक अंधेरे पर्दे की तरह तांग राजवंश में ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर की इमारतों को पूरी तरह से घेर लेती है और बहुत ही कम समय में सभी इमारतें, सभी शोध उपकरण, मशीनें और उसमें मौजूद हर चीज अभी भी अंदर है। शोधकर्ता सभी अत्यधिक संपीड़न और विकृति में हैं, इस अंधेरी जगह द्वारा निगल लिए गए हैं। इन्हें खत्म करने के बाद लिन मिंग को थोड़ा आराम महसूस हो सकता है।
कम से कम उन शहरों में जो आभा संरक्षित मशीनों द्वारा संरक्षित नहीं थे, वे सभी पालौकिक अनुसंधान केंद्र जिन पर वह हमला कर सकता था, इस प्रहार में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। शेष 60 से कम शहर जो आभा परिरक्षण मशीनों से सुसज्जित हैं, वे बहुत चिंतित नहीं हैं। बस शहरों के साथ गायब होने की कतार में प्रतीक्षा करें। www.mtlnovel.com। लेकिन ये कहने के बाद, इन असाधारण अनुसंधान केंद्रों की संख्या, ये वास्तव में पर्याप्त है। लिन मिंग को भी अंततः पता चल गया कि किंगचेंग में पहले इतने सारे कृत्रिम पालौकिक क्यों दिखाई दे सकते थे। यह आधार यही है। अगर समय और बढ़ गया तो मुझे डर है कि एक के बाद एक और कृत्रिम पालौकिक पैदा हो जाएंगे और संभावित खतरा बन जाएंगे। आखिरकार, नियति तो केवल असाधारण लोगों वाली दुनिया का निर्माण करना ही है। उनके लिए कृत्रिम पालौकिकता की परिपक्व होती प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से उनके उपयोग हेतु अधिक उपकरण निर्मित करेगी। जरा सोचिए, इन मानव निर्मित अलौकिक प्राणियों को हर शहर में फेंक दीजिए और फिर उस सफ़ेद कोहरे वाले बम को फिर से भेज दीजिए। अनुमान है कि इससे पैदा हुआ एक खौफनाक जानवर बहुत कम समय में आसानी से एक शहर को नष्ट कर सकता है ना? बेशक, उस सफ़ेद कोहरे बम को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी छोड़ा जा सकता है, जिससे अधिक विदेशी जानवर पैदा हो सकते हैं। यदि सुजाकू घाटी में इतनी सारी तस्वीरें ली गईं, तो ऐसा लगता है कि यह सचमुच किसी बड़ी चीज़ का कारण बन सकती है। जब लिन मिंग ने इस तरह से सोचा, तो उसे अचानक लगा कि कुछ और मिसाइलें थीं। किसी कारण से उन्हें अचानक डोंगपिंग शहर की दिशा से लॉन्च किया गया था, जो बहुत करीब था, और सीधे सुजाकू घाटी की ओर हमला किया। कोई रास्ता नहीं, जो भी आप चाहते हैं। आत्मा की वर्षा शुरू हो गई। ये तीसरी बार है। लिन मिंग को लगता है कि इस वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट क्षेत्र, द किन माउंटेन स्पिरिट क्षेत्र, यहाँ तक की दूरी में ग्रेट वेस्टर्न स्पिरिट क्षेत्र और इससे भी दूर ग्रेट कूलम स्पिरिट क्षेत्र, इस समय वे पूरी तरह से इस आध्यात्मिक बारिश से ढक गए हैं। यही बात अनुभूति की सीमा के भीतर अन्य बड़े और छोटे आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए भी सत्य है। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक वर्षा थी, ये वास्तव में एक संयोग है। आत्मा की वर्षा का विस्फोट आत्मा क्षेत्र में उत्परिवर्ती प्राणियों को तेजी से विकसित कर सकता है, और साथ ही यह उन्हें पागलपन की स्थिति में डाल सकता है, और वे आत्मा क्षेत्र की गहराई से मानव स्थान तक बेतहाशा हमला करेंगे। कम से कम पहले 2 बार। हालांकि आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट के कारण बड़े और छोटे आध्यात्मिक क्षेत्र धीरे धीरे एक पूरे टुकड़े में जुड़ गए हैं, और क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है। इससे प्रभावित होकर मानव जीवन बहुत कठिन हो गया है। उत्परिवर्ती प्राणियों द्वारा उन्हें धीरे धीरे पहाड़ों और दूरदराज के क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया, और धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोगों को मैदानी इलाकों में ले जाया गया जहां कोई आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं था। और जनसंख्या प्रवास के इस समय में मेगा सिटीज और सुपर मेगा सिटीज लगातार जन्म ले रहे हैं। परंतु चूंकि आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट के साथ भूमि संसाधन कम होते जा रहे हैं तथा संसाधन अत्यधिक संकेंद्रित हो रहे हैं, इसलिए उनका जीवन काफी कठिन प्रतीत होता है। बेशक, विभिन्न विरोधाभास भी सामने आते रहे हैं। सामान्य लोगों और असाधारण लोगों के बीच विरोधाभास की तरह ये पहले से ही बहुत आम है। इस समय मूसलाधार बारिश में लिन मिंग ने महसूस किया कि रेंज में सभी उत्परिवर्ती जीव पागल अवस्था में आ गए थे, और वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि ऊपर से उड़ने वाली कुछ मिसाइलें क्या थीं। डेस्टिनी सोसाइटी का एक प्रकार का संपीड़ित पोर्डन व्हाइट फॉग बम जो आभा की अत्यंत उच्च सांद्रता पैदा कर सकता है। ये मिसाइलें किसी नीले शहर की दिशा में नहीं गईं, बल्कि सीधे सुजाकू घाटी आत्मा क्षेत्र की दिशा में चली गईं। इससे 2 समस्याएं स्पष्ट होती हैं। पहला बिंदु यह है कि डेस्टिनी पार्टी ने सही अनुमान लगाया है कि जिस एकलास दानव राजा को वे खोज रहे हैं वह इस वर्मिलियन बर्ड वैली क्षेत्र में है। जहां तक ये जानने की बात है कि लिन मिंग वास्तव में समझना नहीं चाहता था। ये बात तर्कसंगत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे जानते हों। लिन मिंग ने याद करते हुए बताया कि उसे भी ऐसा लगा कि उसने पहले और बाद में कोई सुराग नहीं दिखाया। उसने हमेशा पहले और बाद में आभा बल क्षेत्र की परिरक्षण क्षमता को चालू किया है, यहां तक कि जब उसे टियर 4 में पदोन्नत किया गया था, और जब वह नीले शहर की पहली लड़ाई में निकला था तो वह बेहोश था। इसके अलावा वास्तविक शरीर को पहले और बाद में नहीं दिखाया गया है, यहां तक कि जब राक्षसों और सैनिकों को मार दिया जाता है तो सबसे गुप्त तरीके का उपयोग किया जाता है। दीर्घकालिक समृद्ध अनुभव ने लिन मिंग को हर काम अत्यंत सावधानी से करने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि अगर वह मानवीय पक्ष के उकसावे का प्रतिकार भी करता तो वह यथासंभव पर्दे के पीछे छिपता और अपने अधीनस्थों को हमला करने का निर्देश देता। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि मानव पक्ष जानता है कि वह एक उत्परिवर्ती पौधा है, यहां तक कि वह वास्तव में कहाँ है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 10,000 बांस सागर आत्मा क्षेत्र से क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र तक और अब इस वर्मिलियन बर्ड वैली आत्मा क्षेत्र में उसे मनुष्यों द्वारा बार बार खोजा गया। इस आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र की ढाल बनाने की क्षमता को एक मजाक की तरह बना दिया गया।
इसके बारे में बोलते हुए, ये भाग्य काफी हद तक लगातार रहेगा। तब से विदेशी जानवरों ने बार बार क्यूफेक माउंटेन आध्यात्मिक क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसके चिलिंग हॉट को चाहते हुए, और अब तक किंगचेंग में इस सफेद धुंध बम की शक्ति का बड़े पैमाने पर परीक्षण करने के बाद उन्होंने सीधे वर्मिलियन बर्ड वैली आध्यात्मिक क्षेत्र पर हमला किया। इसे लॉन्च किया गया है। भाग्य सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे कम कीमत लेगा। इस पर विचार करें, यदि उसके पास कोई बचाव नहीं है तो वह इस सफेद कोहरे बम में कितने समय तक बना रह सकता है बिना उस तरह के भयानक राक्षस में बदले। अधीनस्थ कहाँ है? उस समय ब्लू सिटी में कृत्रिम पालौकिक प्राणी सफेद धुंध बमों द्वारा निर्मित घने और अजीब सफेद धुंध में लिपटे हुए थे, और वे लगभग तुरंत ही अजीब जानवरों में बदल गए। इस सफेद धुंध बम में अत्यधिक संपीड़ित पंगदान की बड़ी मात्रा होती है, इसलिए यह असाधारण को विशालकाय राक्षस में बदल सकता है। स्वाभाविक रूप से उत्परिवर्ती प्राणियों को बहुत ही कम समय में विदेशी जानवरों में परिवर्तित किया जा सकता है। लिन मिंग ने इन मिसाइलों को परमाणु बम या आग लगाने वाले बम नहीं माना। इसका कारण ये भी था कि यी तांग राज्य के उच्च वर्गों के नेतृत्व में आम लोगों की सामान्य सोच प्रवृत्तियां उन्हें इस समय कभी भी उकसाना जारी नहीं रखेंगी। ब्लू सिटी वॉर का अंत पहले से ही मानव पक्ष को पूरी तरह से बता सकता है कि एक क्लास दानव राजा क्या है। उनके द्वारा बनाई गई 2 सीमाओं को तोड़ने में थोड़ा समय लगा और लगभग 1 घंटे में 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी खौफनाक जानवर और इंसान लाशों में बदल गए। इस युद्ध में लिन मिंग ने भी अपनी युद्ध प्रभावशीलता का पूर्ण प्रदर्शन किया। यदि वो अधिक गंभीर होना चाहता है तो शायद उसे घना कोहरा फटने और विश्व निर्माण में अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन लिन मिंग ने सोचा कि उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वे इन मनुष्यों द्वारा पकड़े गए तो कौन जानता है कि वे कौन सी याओजी तकनीक का उत्पादन करेंगे। आमतौर पर कहें तो आम लोगों के पास यहाँ कोई भी हथियार चलाने का कोई कारण या हिम्मत नहीं है, भले ही उन्होंने वास्तव में उसके उत्परिवर्ती बांस के स्थान का अनुमान लगा लिया हो, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब वे जो कुछ कर रहे हैं वो संभवतः कोई रास्ता निकालने के लिए है, अर्धस्थायी किलेबंदी या प्रलयकालीन किले जैसा कुछ बनाने के लिए। आखिरकार अन्य चीजों की तुलना में मनुष्य को अपनी आग को संरक्षित करना ही वह काम है जो उन्हें इस समय सबसे अधिक करना चाहिए। इसलिए लिन मिंग ने फैसला किया कि जिस दुश्मन ने यह मिसाइल दागी है वो भाग्य ही होगा। उन्होंने इनका प्रक्षेपण निश्चित रूप से ए श्रेणी के दानव राजा को एक अजीब जानवर में बदलने के उद्देश्य से नहीं किया था, बल्कि अंतिम लक्ष्य के रूप में इस ए श्रेणी के दानव राजा को फिर से उकसाने के लिए किया था। यदि आप फिर से एक ही तरह दानव राजा को क्रोधित करते हैं तो सबसे अधिक नुकसान किसका होगा? स्वाभाविक रूप से वे तांग राज्य के उच्च वर्ग के प्रभुत्व वाले साधारण लोग हैं। ये भाग्य तब होगा जब आपको केवल अंधेरे में छिपना जारी रखना होगा। आप ए और अन्य दानव राजा को एक के बाद एक शहर को नष्ट करते हुए देख सकते हैं। और जिस समय बारिश शुरू होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र के सभी उत्परिवर्ती जीव धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होंगे और एक ही समय में एक विशाल पैमाने का निर्माण करेंगे और फिर शहर की ओर बढ़ेंगे। भाग्य बैठक वास्तव में इस तरह के क्षण का क्षण है। www.mtlnovel.com एक बार फिर पोदन के सफेद कोहरे बम की तरह लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में विचित्र जानवरों का निर्माण करना है, भले ही यह ए और अन्य दानव राजाओं को गंभीर रूप से नुकसान न पहुंचा सके। वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट दायरे के पास से शुरू होकर, जो तांग राजवंश के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है, अजीब जानवरों को अचानक आम लोगों पर हिंसक हमला करने दें। भाग्य वास्तव में जानता होगा कि कैसे खेलना है। लिन मिंग को अचानक महसूस हुआ कि भले ही वह खुद वहां नहीं था, लेकिन समुद्र में अभी भी बी और ए के वे उत्परिवर्ती जीव मौजूद थे। केवल ये भाग्यवान लोग ही मानव पक्ष को पूरी तरह से अल्पसंख्यक में बदल पाएंगे, या फिर मानवता को सीधे तौर पर समाप्त करना भी संभव हो सकता है। ये चरमपंथी गुट, जिसने काली तकनीक में बहुत महारत हासिल कर ली है, मानव जाति के विलुप्त होने के संकट का मुख्य कारण है। इस समय लिन मिंग ने भी बांस की जड़ों को मिट्टी से बाहर निकाल दिया, अपने सभी अधीनस्थों को अपने अधीन इकट्ठा किया और उसी समय अनगिनत भाले जैसी आकृतियों में बदल गए। मिसाइल के आने की प्रतीक्षा में सीधे उन्हें एक एक करके नीचे गिरा दिया। इस समय लिन मिंग को अचानक दर्जनों तेज मिसाइलों का एहसास हुआ। वे अचानक लुओडू की दिशा से उठे और तुरंत पिछली मिसाइलों की ओर उड़ गए। धमाका! क्षितिज से एक बड़ी आग फूट पड़ी और उसके बाद तैरते हुए सफेद हथियार बारिश के विस्फोट में भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रिपोर्ट: सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद दिया है। विशाल लड़ाकू कमान कक्ष में संपर्क अधिकारियों ने तुरंत लाइव वीडियो स्क्रीन को स्विच किया और उसे विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया। भीड़ के जयकारे के बीच वह व्यक्ति चुपचाप चित्र में सफेद धुंध को फूटते देखता रहा और कुछ नहीं बोला। भाग्य तो होगा ही, क्या आप सभी साधारण मनुष्यों को मारना चाहते हैं? इस सफेद धुंध बम की दिशा वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट क्षेत्र और वेस्ट ताइशान स्पिरिट क्षेत्र के 2 स्थान हैं।
यह वो स्थान भी है जहां एक लाश दानव राजा छिप सकता है, जिसके बारे में मैंने 10 मिनट से भी कम समय पहले सभी को बताया था। लेकिन बात खत्म होते ही डोंगपिंग सिटी ने मिसाइलें दाग दी। चाहे इसमें कुछ ऐसा हो जो मानव निर्मित पालौकिक प्राणियों को विशालकाय राक्षसों में बदल सके या उत्परिवर्ती प्राणियों को विदेशी जानवरों में बदल सके, उद्देश्य बेहद कपटी है। एक बार फिर एक लाश दानव राजा को क्रोधित कर दिया, जिसने पहले ही शुआंग्यू शहर को नष्ट कर दिया था और उसे बदला लेने के लिए और भी भयानक कार्य करने दिया। और ये और अन्य दानव राजा, अगर वे फिर से जवाबी कार्रवाई करते हैं तो शायद ये सिर्फ शुआंग्यू शहर का मामला नहीं है। अभी 5 मिनट पहले देश भर के लगभग 1000 शहरों से ट्रांसेंडेंटल रिसर्च सेंटर के नष्ट होने और गायब होने की खबरें आईं, और ये लगभग एक ही समय पर हुआ। निस्संदेह एक लाश दानव राजा ने यही किया। ए और अन्य राक्षस राजाओं के पास 1000 किलोमीटर के भीतर किसी भी चीज पर तुरंत हमला करने की क्षमता है, ये पहले से ही सामान्य ज्ञान है। और इस ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर का विनाश सभी मनुष्यों को ये भी बताता है कि ए जैसे दानव राजा इस भूमि पर क्या करना चाहते हैं, यह मूड पर निर्भर करता है। अब जब दानव राजा ए और अन्य दानव राजा ने किंगचेंग और आसपास की 100,000 सेना को नष्ट कर दिया, तब भी भाग्य उकसाना जारी रखने का साहस करेगा? क्या आप सिर्फ उनके भयानक और हास्यास्पद आदर्शों के लिए, ऐसे भविष्य के लिए जहां कोई आशा नहीं है, उन्हें मारना चाहते हैं? इसका दिल दंडनीय हो सकता है। फेथ सोसाइटी की साजिश को भांपने के बाद जिस व्यक्ति ने तुरंत उन मिसाइलों को रोकने का आदेश दिया था, वह थोड़ा कड़वा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वह ए और अन्य दानव राजा के प्रति पक्षपात दिखा रहा है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी मानव नहीं है तथा वह मानव के प्रति पुनर्तः शत्रुतापूर्ण है। हालांकि यह मनुष्यों के विचार के लिए भी है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ए और अन्य राक्षस राजाओं पर हमला न किया जाए जो वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट दायरे या वेस्ट ताइशान स्पिरिट दायरे में मौजूद हो सकते हैं। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और युद्ध कमान कक्ष में चारों ओर देखा। विभिन्न विभागों से सभी प्रकार की शीर्ष प्रतिभाएं यहां एकत्रित हुईं। मूल 9 मंजिला शिवालय में कई असाधारण लोग हैं। आभा परिरक्षण उपकरण के अस्तित्व के कारण इन पालौकिक लोगों की आभा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा का उपयोग यहां किया जा सकेगा। 9 हेवनली टॉवर पर एक बार डेस्टिनी क्लब ने घुसपैठ की थी। चौथे दिन की गरिमा के शिवालय के लुओ मिंग उनमें से एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अब लुओ मिंग को पूछताछ के लिए एक निश्चित स्थान पर कैद कर लिया गया है और डेस्टिनी क्लब के अन्य सदस्यों को भी 7 या 88 गिरफ्तार कर लिया गया है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने लुओ मिंग को पकड़ा था जो जागने के बाद रात भर भागने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरे पक्ष ने एक बार उनसे दुखद और समझ से परे आदर्श कहा था। वे केवल असाधारण लोगों वाली दुनिया बनाना चाहते हैं। साधारण लोग जो उनसे सर्वत्रहीन थे परंतु उनके सिर पर दबे हुए थे, वे सब लुप्त हो गए। कितना अहंकारी, कितना अतिवादी, लेकिन ये डेस्टिनी सोसाइटी का विषय है, पागल और स्वार्थी। डेस्टिनी सोसाइटी इतने कम समय में उन मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम थी और गंतव्य को जूके घाटी और पश्चिम ताइशान स्पिरिट क्षेत्र की दिशा में अत्यंत सटीक रूप से इंगित किया गया था। इसका कारण ये था कि इस लड़ाकू कमांड रूम में उनकी गुप्त उपस्थिति थी। अब जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ, तो जब देश भर से कृत्रिम पालौकिक लोगों को नीले शहर में ले जाने का आदेश दिया गया था, तो क्या कृत्रिम पालौकिक लोगों की अतिरिक्त बड़ी संख्या नियति संघ की हस्तलिपि नहीं थी? और फॉलोअप की गति इतनी तेज है कि लोगों की संख्या कल्पना से परे है। इसके बाद उन्होंने उन सफ़ेद धुंध मिसाइलों को नीले शहर में दागा जहां अधिकांश कृत्रिम पालौकिक नष्ट हो चुके थे और कृत्रिम पालौकिक भयानक राक्षसों में बदल गए। उस समय उन मिसाइलों को समय रहते रोका नहीं जा सका था। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि हवाई क्षेत्र की निगरानी करने वाला व्यक्ति अस्थायी तीव्र आंत्रशोथ के कारण अब काम पर नहीं था, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। उस आदमी ने अपने आसपास जयकार कर रही भीड़ को देखा। इस समय प्रभारी व्यक्ति जिसने रिपोर्ट दी थी कि हवाई क्षेत्र में कोई समस्या नहीं थी जिसके कारण मिसाइल किंगचेंग शहर से टकराई, अभी भी अपने पद पर नहीं था। साथ ही अभी भी कुछ लोग गायब हैं, जिनमें 9 मंजिला पगोडा से गायब हुए लोग भी शामिल हैं। आदमी ने मेज थपथपाई और सब चुप हो गए। वे सभी अपने अपने स्थान पर लौट आए और उस व्यक्ति के अगले निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। 9 लोग। उस व्यक्ति ने 1 सप्ताह तक इधर उधर देखा और उन 9 लोगों की पुष्टि की जो इस समय वहां मौजूद नहीं थे। पूरी बिल्डिंग की तलाशी लो और उन 9 लोगों को ढूंढो जो अनुपस्थित हैं। उस व्यक्ति के आदेश देने के बाद उपस्थित लोगों को पता चला कि इतने महत्वपूर्ण क्षण में कोई व्यक्ति पद पर नहीं था। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, उन्हें पकड़ो और उन पर नियंत्रण रखो। वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है, ये और अन्य राक्षस राजाओं की तुलना में इस समय मनुष्यों के लिए जो लोग किस्मत में होंगे वे अधिक खतरनाक हैं। कुछ ही देर में 9 लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें काबू कर लिया गया। उस व्यक्ति की भौहें अभी भी ढीली नहीं हुई। कौन जानता है कि इस मुख्यालय में कितने भाग्यशाली लोग मौजूद हैं।
इस तांग देश में कितने भाग्यवान लोग अभी भी मौजूद हैं। वो मूलतः ये चाहते थे कि असाधारण और साधारण लोग आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन उत्परिवर्ती प्राणियों के खिलाफ एकजुट हों। आखिरकार उत्परिवर्ती जीव ही वह शत्रु हैं जो संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा हैं तथा यहाँ तक कि मानव जाति को विलुप्ति की ओर भी ले जा सकते हैं। गैर मेरा परिवार, इसका दिल अलग होना चाहिए। भले ही दूसरे पक्ष के पास उच्च स्तर की बुद्धि हो, वो व्यक्ति ये जैसे अभी भी अज्ञात दानव राजा के साथ बातचीत करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। मनुष्य कभी भी उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ बातचीत नहीं करते। दोनों पक्षों को केवल नष्ट करना है और नष्ट होना है। ताकतवर और कमजोर के बीच संघर्ष हमेशा से बहुत क्रूर रहा है। मनुष्य प्राचीन काल से आध्यात्मिक सुधार के इस युग में आते रहे हैं और वे कभी नष्ट नहीं हुए क्योंकि मनुष्यों ने उन सभी गैर मनुष्यों को नष्ट कर दिया है जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी। मनुष्य शक्तिशाली है और उसे नीले तारे का स्वामी बनने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में मानव जाति को उत्परिवर्ती प्राणियों द्वारा प्रमुख स्थिति से बाहर कर दिया गया है। मानव शिविर, जिसे एकजुट होना चाहिए था, सामान्य लोगों, असाधारण लोगों और भाग्य में गंभीर रूप से विभाजित हो गया है। यहाँ तक कि बड़े और छोटे संगठन, वाणिज्य मंडल और विभिन्न ताकतें लगातार सभी विभाज्य लाभों को विभाजित कर रही हैं। वो व्यक्ति भली भांति जानता है कि आज मानव जाति संकट में है। भूमि पर लगातार नई 20 स्तर की राक्षस आत्माएं उभर रही हैं और यहाँ तांग राज्य में एक ए स्तर का राक्षस राजा भी है। यहाँ तक कि समुद्र में भी अनगिनत बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं और ए श्रेणी के राक्षस राजा हैं जो यह नहीं जानते कि वे अस्तित्व में हैं या नहीं। सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनशक्ति और संसाधनों को इकट्ठा करके सबसे तेज गति से अधिक उन्नत हथियार बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो उत्परिवर्ती प्राणियों को असहाय बना दें, और यहाँ तक कि ऐसे शक्तिशाली हथियार बनाएं जो उनकी आभा और प्रौद्योगिकी को नष्ट कर सकें। यही वो काम है जो हमें अभी करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि www.mtlnovel.com यह विचार बहुत भोला है। आज भी मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ झुके हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तथा एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब कहीं जाने को नहीं होता तब भी यह वही रहता है। अपने लाभ के लिए हमने समस्त मानव जाति के भविष्य को त्याग दिया है। इनमें विरोधाभास के सबसे तीखे बिंदु के रूप में डेस्टिनी सोसाइटी का अस्तित्व स्पष्ट रूप से कैंसर कोशिकाओं का अस्तित्व बन गया है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया और उसका दाहिना हाथ कांपने लगा। भाग्य को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा मानव जाति का कोई भविष्य ही नहीं बचेगा। हालांकि उत्परिवर्ती जीव डरावने होते हैं, लेकिन वे और भी अधिक डरावने होते हैं। वास्तव में मनुष्य का भाग्य ये पागल ही होंगे। अब वो व्यक्ति बस यही आशा करता है कि ए क्लास दानव राजा कुछ भी करना बंद कर देगा, और एस क्लास का डरावना अस्तित्व तो दूर की बात है, जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। वो बस यही आशा करता है कि यदि कोई आध्यात्मिक वर्षा भी हो जाए तो वह नहीं आएगा। मानव जाति को कुछ समय देगा, मानव जाति को। इस समय एक संपर्क अधिकारी अचानक घबरा गया। रिपोर्ट डाकिन पर्वत के आध्यात्मिक क्षेत्र में पिछली मूसलाधार बारिश को प्रारंभिक रूप से आध्यात्मिक वर्षा प्रकोप के रूप में निर्धारित किया गया है। भयंकर तूफानी बारिश ने सब कुछ बहा दिया। वर्मिलियन बड वैली में ग्रेट किन माउंटेन स्पिरिट दायरे का सबसे सीमांत क्षेत्र भी इस समय हवा और बारिश का सामना कर रहा है, और इसके साथ सब कुछ हिल रहा है। तीसरी आध्यात्मिक वर्षा शुरू हो गई। इस बार यह एक मजबूत आभा लेकर आ रहा है जो पिछले 2 बार की तुलना में भी अधिक है। अनगिनत उत्परिवर्ती जानवर, उत्परिवर्ती कीड़े और उत्परिवर्ती पक्षी इस भारी बारिश में उत्साह से दहाड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। समृद्ध आभा उन्हें पिछले 2 बार की तुलना में और भी अधिक पागल बना देती है। वे हवा में हैं, जमीन पर हैं, पानी में हैं, मूल आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। वे अपना गुस्सा उन मनुष्यों पर निकालना चाहते हैं जो अभी भी एक बड़े स्थान पर कब्जा किए हुए हैं। वर्मिलियन बड वैली आध्यात्मिक क्षेत्र में लिन मिंग ने इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्परिवर्ती प्राणियों के निरंतर बाहर निकलने की प्रवृत्ति को नहीं रोका। इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह एक अच्छी बात है। मानव ने विशाल शहर की परिधि पर काफी सारी दीवारें बना दी हैं। ये दीवारें प्रबलित कंक्रीट से बनी हैं और उनकी मोटाई और ऊंचाई साधारण उत्परिवर्ती प्राणियों के लिए दुर्गम है। इसके अलावा इस समय कोई बात नहीं, दीवार पर निश्चित रूप से मानव सेना तैनात होगी। हो सकता है कि असाधारण लोग भी हों। साधारण उत्परिवर्ती जानवर भले ही अच्छी तरह से काम न कर सकें, लेकिन वे उत्परिवर्ती पक्षी और कीड़े जो उड़ सकते हैं, आप उनसे आशा कर सकते हैं। जिस समय पुनः वर्षा प्रारंभ होगी, क्या मानव पक्ष को पिछली बार की भांति तथा पिछली बार भी पीटा जाएगा, या क्या वे इस बार भी उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ गतिरोध करने में सक्षम होंगे या लाभ भी उठा सकेंगे? लेकिन ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसके अधीन जिन अधीनस्थों ने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया है, वे सभी अपनी अनगिनत वेंटिंग शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हैं।
पिछले नीले शहर युद्धों के दौरान वे सभी अपने स्तर और क्षेत्र में अलग अलग डिग्री तक उन्नत हो गए हैं और वे सभी ताकत के मामले में अतीत से अलग हैं। लिन मिंग अच्छी तरह से समझ गया था कि वे उन शहरों पर हमला करना चाहते थे जहां मनुष्य उन उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ स्थित थे जिनसे उनका संबंध नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो अब हमला करने लायक बहुत अधिक स्थान नहीं बचे हैं। उसके केंद्र 2000 किलोमीटर के दायरे में तांग राज्य के लगभग 1000 बड़े और छोटे शहर हैं, और इन शहरों में से केवल 57 शहर ही पूरी तरह से मशीन द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक परत से ढके हुए हैं जो आभा को बेअसर कर सकती है। लिन मिंग ने उन आभा निष्प्रभावी मशीनों के कवरेज को महसूस किया और सोचा कि इसे पिछली बार की तरह जमीन से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पाया कि भूमिगत भी ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इस कारण ये 57 शहर पूरी तरह से ऐसे स्थान बन गए हैं जहां उसकी आभा कोई भूमिका नहीं निभा सकती। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उनकी शक्ति का स्तर उनके अधीनस्थों जितना अच्छा नहीं है। जहां तक 900 से अधिक शहरों का सवाल है, जहां आभा निष्क्रिय करने वाली मशीनें नहीं हैं, उन्हें नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यदि वहां के मनुष्य आध्यात्मिक वर्षा के इस विस्फोट के समय बच गए, तो लिन मिंग को लगा कि वह अपने अधीनस्थों को उनसे फिर से मिलने के लिए कह सकता है और उन्हें सुखद आश्चर्य दे सकता है। लेकिन वह अपने अधीनस्थों से कुछ काम करवाना चाहते हैं। इस समय उसकी हमले की सीमा 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है, जो कि अतीत की तुलना में लगभग 10 गुना है। उसे इन 1000 किलोमीटर के दायरे में कार्य करने की अनुमति दी गई है और वह जो चाहे कर सकता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं, विशेष रूप से वे स्थान जिन्हें लिन मिंग जल्दी से नष्ट करना चाहता है, लेकिन वे इस 1000 किलोमीटर दूर के किनारे पर हैं। वे स्थान भाग्य से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। लिन मिंग के पास नियति समाज के बारे में केवल एक ही विचार है, और वह है इसे पूरी तरह से नष्ट करना। उनकी महत्वाकांक्षाओं और विभिन्न तकनीकों के साथ जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी, उन्हें उनके अपने अंधेरे तात्विक हमलों से दूर कर दिया गया और पूरी तरह से अदृश्य बना दिया गया, जो कि वो परिणाम था जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। यह उन दिव्य शोध केंद्रों के समान है जिन्हें उसने तुरंत नष्ट कर दिया था। लाल छाया, जुइजिन, इंक आमर और ओच फैदर, आप चारों आदेश लें। लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और आदेश देना शुरू कर दिया। और ये चार सिर अपनी खुद की आकृति को छिपा सकते हैं, और अधीनस्थ जो बेहद तेजी से उड़ते हैं, वे परिवहन कार्यों को जारी रखते हैं जो हर लड़ाई में किए जाने चाहिए। जब तक मंजिल दूर है, तब तक केवल अधीनस्थ ही इसे संभाल सकते हैं। लिन मिंग भी इस समस्या को हल करना चाहता था, लेकिन वर्तमान में यह अभी भी केवल इतना ही हो सकता है। वो केवल यह आशा कर सकता है कि फैंग जियो वे इस तरह के कार्य को करने के लिए इन चार विशाल पक्षियों पर निर्भर रहने के बजाय तीसरे रैंक में प्रवेश करने के बाद इस पहलू में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकते हैं। लेकिन फिर भले ही वो दूसरे दर्जे के प्राणी जितना शक्तिशाली हो, आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के इस युग में भी कुछ वस्तुपरक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। हवाई जहाज आदि की तुलना में 10 गुना 8 गुना अधिक तेज नहीं दौड़ सकता, भले ही गति पिछले पशु युग की शारीरिक फिटनेस से 10 गुना अधिक हो। लिन मिंग भी इस बारे में कुछ हद तक असहाय है। यह बहुत अच्छा होगा यदि एक चीता अधीनस्थ हो और शारीरिक मजबूती 10 गुना बढ़ जाएगी, इसे कहाँ ले जाया जाएगा? लेकिन इस तरह के अधीनस्थ को प्रबंधित करना शायद आसान नहीं है, हो सकता है कि वह भाग जाए और इसे खो दे। लिन मिंग ने अपना विचार वापस ले लिया और अपने अधीनस्थों की ओर फिर से देखा। ची यंग, तुम पहले लेई जी, यान क्यू और डूलू को मेरे द्वारा निर्धारित स्थान पर ले जाओ और फिर तुरंत वापस आ जाओ। बीच में किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुम्हें पता है। लिन मिंग ने सबसे पहले ची यंग को आदेश दिया। ची यंग ने भारी बारिश में अपने विशाल पंख फैलाए और थंडर साइलेंस, यान कुवान और डू लियू भी उसी समय उसकी पीठ पर सवार हो गए। ये चार द्वितीय श्रेणी के उत्परिवर्ती जीव इस वर्षा पर्दे में शीघ्र ही गायब हो गए। चार विशाल पक्षियों को एक साथ रवाना करने के बजाय ची यंग को पहले जाने देने का कारण ये भी है कि उन्हें पिछले अनुभव से सीखना होगा और वे एक हाथ में सबसे महत्वपूर्ण कार्ड नहीं खेल सकते हैं, जिससे हर जगह सीमाएं आ जाती हैं। इस अप्रत्याशित घटना में कि रेड शेडोज को एक साथ भेजा गया था और फिर एक साथ कुछ विशेष घटना का सामना किया, जैसे कि पिछली बार प्रच्छन्न परमाणु बम वास्तव में एक धुआं बम था और मानव उकसावों का मुकाबला करते समय सैनिकों को सटीक और तेजी से परिवहन करना असंभव था। ये बहुत बुरा होगा। लिन मिंग पिछली बार जैसी स्थिति को दोहराना नहीं चाहता था, हालांकि किंगचेंग पर हमला करने के बाद लाभ वास्तव में नुकसान से कहीं अधिक था। जू जिन, आप लिंक्स दस्ते का नेतृत्व करते हुए ची यंग का पीछा करें www.mtlnovel.com और उन्हें नीचे गिराने के तुरंत बाद वापस लौट आएं। जिंगजी के अलावा लिंक्स दस्ते के 3 प्रमुख हैं। ब्लू सिटी की लड़ाई के दौरान ये 3 प्रमुख भी काफी बढ़ गए हैं और वे पहले क्रम में विकसित हुए हैं और वे जिंगजी से अलग हैं। उन सभी में थंडर तत्व नियंत्रण की उत्कृष्ट क्षमता है। लिन मिंग ने उन्हें लेई येन, लेई ली और लेई डोंग नाम दिया।
मेरा मानना है कि भविष्य में कुछ समय के लिए ये 3 सिर वाले लिंक्स भी जिंगजी के साथ अधिक शक्तिशाली अधीनस्थ बन जाएंगे। ज़ुइजिन ने 4 सिर वाले लिंक्स, एक सफ़ेद और 3 हल्के पीले, को उठाया और बारिश में उड़ गया। स्याही कवच, आप स्पॉट गार्ड, चांदी ड्रैगन किंचुन, सुनहरा अजगर और सुनहरे तराजू को दूसरे स्थान पर ले जाएं। हाँ मास्टर, मोकाई ने आज्ञा मान ली। हालांकि उसका भार थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह समझ गया कि मालिक को उससे बहुत उम्मीदें थीं। यहाँ सबसे रोमांचक चीज़ गोल्डन पाइथन जिनेलिन है। लगातार कई लड़ाइयों के बाद ये केवल ब्लू सिटी की लड़ाई में थोड़ा सक्रिय था। इसे पहले इसके मालिक ने संरक्षित किया था और अब लड़ने की इच्छा सबसे मजबूत है। मास्टर, इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे जितना छोटा होना चाहिए उतना ही सुंदर होना चाहिए। जिनलिन ने अपने बगल में किनचुन को देखा और भी अधिक उत्साहित दिखाई दिया। लिन मिंग ने सोचा कि इस बार इस व्यक्ति को उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वह किनचुन के साथ कार्य कर सकता है जो उसका पीछा कर रहा है, और वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रेड शेडो, ज़ुइजिन और इंक आमा प्रत्येक ने अपने कुछ अधीनस्थों को लिया और गंतव्य की ओर चले गए। लिन मिंग ने उन्हें भाग्य पर हमले की तैयारी के लिए जाने का आदेश दिया। उन छिपे हुए स्थानों की रक्षा वास्तव में बहुत कमजोर नहीं है। उदाहरण के लिए फैंगलिन सिटी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के किनारे पर स्थित है, एक कारखाने के भाग्य के स्थान के रूप में प्रच्छन्न है और इसमें काफी हद तक हथियार हैं। ये हथियार पालौकिक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं लिन मिंग से बने हैं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास सी स्तर की आभा है। उनकी ताकत यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि बारिश के विस्फोट के कारण उत्परिवर्ती जीवों के ज्वार के आक्रमण और हमले के तहत भी तथाकथित फैक्ट्री की रक्षा की जा सकती है। लेकिन 4 या 5 20 स्तर की राक्षस आत्माओं के सामने जो इस स्तर तक बढ़ने वाली हैं, यह अनुमान लगाया जाता है कि वे खेलने में सक्षम नहीं होंगे। कई अन्य स्थानों पर भी लगभग हमेशा यही स्थिति होती है। हालांकि डेस्टिनी सोसाइटी की पार्टी काफ़ी अच्छी तरह से छिपती है, फिर भी यह बहुत सारे घोड़ों को दिखाती है। हर जगह ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं के मुंह से यह बात नहीं निकलती। लिन मिंग ने इन पालौकिक अनुसंधान केंद्रों पर दीर्घकालिक निगरानी के आधार पर काफ़ी खुफिया जानकारी भी प्राप्त की। यद्यपि ये सभी बिखरे हुए हैं, लेकिन एकत्रित होने के बाद आप कुछ काफ़ी रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फैंगलिन सिटी, जूके सिटी आदि भाग्यतान के क्षेत्र में होगा और कई गढ़ होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लगातार अधिक काली तकनीक पर शोध कर रहे हैं, जैसे कि ऐसी मशीन जो प्रत्येक गढ़ में आभा को बेअसर कर सके। लिन मिंग वास्तव में ये जानना चाहता था कि ये काली प्रौद्योगिकियां कैसे बनाई जाती हैं, विशेषकर वो मशीन जो उसके और उसके अधीनस्थों की आभा को बेअसर कर सकती है। चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, ये बहुत शक्तिशाली लगती है। इसके अलावा धातु की गोलियां भी हैं जो जादू पैदा कर सकती हैं, सफ़ेद कोहरे की गोलियां जो उत्परिवर्ती प्राणियों और पालौकिक प्राणियों को विदेशी जानवरों और खौफनाक जानवरों में बदल सकती हैं, आदि। ये सभी बहुत उन्नत आविष्कार हैं। हालांकि डेस्टिनी सोसाइटी का मुख्यालय स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं है, बल्कि अन्य देशों और स्थानों पर मौजूद होना चाहिए। लिन मिंग के लिए, यदि डेस्टिनी सोसाइटी का संगठन पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो उसके लिए खतरा कब गायब हो जाएगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार 1000 किलोमीटर के दायरे में सभी मनुष्यों को नष्ट करना उसके लिए केवल समय की बात थी, लेकिन जो लोग 1000 किलोमीटर दूर हैं वे केवल फिर से आगे बढ़ सकते हैं या अधीनस्थों को नियुक्त कर सकते हैं। लिन मिंग को याद आया, ऐसा लगता था कि टियर 3 युग में भी यही सच था। उस समय उनका हमला दायरा 100 किलोमीटर था, लेकिन अब ये केवल 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन उनके सामने आने वाली समस्याएं और सीमाएं बहुत अलग नहीं हैं। ऐसा लगता है कि टियर 4 पर्याप्त नहीं है। यदि टियर 5 हमले की त्रिज्या को 10 गुना बढ़ा सकता है, रुकिए, आप नीले तारे का कितने किलोमीटर चक्कर लगाएंगे? वास्तव में ये सब कहना आसान है। यह अब टियर 4 है। यदि आप 1000 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हमला करना चाहते हैं, तो लिन मिंग को केवल बांस की जड़ों को काटने और लक्ष्य स्थान पर जाने की आवश्यकता है। ये तो बहुत परेशानी भरा लगता है। लिन मिंग को लगा कि यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वह संभाल नहीं सकता था, लेकिन उसका संभावित परेशानी से डरने वाला व्यक्तित्व इस समय एक बोझ था। आखिरकार, जरा सोचिए, बांस की जड़ों को काटना और फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर से भी कम की गति से कदम दर कदम आगे बढ़ना वास्तव में कितना कष्टकारी होगा। यदि आप इस नीले तारे के भीतर किसी भी स्थान पर तुरंत जाने की क्षमता प्राप्त कर सकें, ठीक उस ए क्लास ट्रांसेंडेंट की तरह, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि इस तरह का विचार सिर्फ एक विचार ही है। वर्तमान में इस क्षमता में कोई प्रवृत्ति या परिवर्तन नहीं है। कम से कम संपत्ति पैनल अभी भी वही है। जेयू, तुम 3 पूंछ वाले लोमड़ी जुवान हुओ, विशाल बंदर बर्फ आत्मा और हुआईकुई को ले लो और स्याही कवच का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य तक जाओ। लिन मिंग ने आदेश देना जारी रखा। उसके लिए इन भाग्य क्लबों के गढ़ों को न उखाड़ना असंभव होगा। हाँ,
गुरुजी, आखिरी उड़ते हुए विशालकाय पक्षी ने अपने पंख फैलाए और मूसलाधार बारिश में वो अपने साथियों के साथ तेजी से काले बादलों में चला गया। अगला, जब लिन मिंगची यंग और अन्य लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा था, तो उसने नए आदेश भी दिए। सबसे पहले उसने भेड़ियों को देखा जो इस लड़ाई के दौरान काफी बढ़ गए थे। इन भेड़ियों ने कृत्रिम पालौकिक प्राणियों के बीच बहुत अनुभव प्राप्त किया है जो राक्षसों में नहीं बदले हैं और इस बार कई पहले स्तर तक बढ़ गए हैं। लिन मिंग ने इसे देखा। लगभग 200 भेड़ियों में से 30 पहले स्तर पर पहुंच गए हैं और बाकी मूल रूप से 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं और वे विश्वसनीय अधीनस्थ बन गए हैं। पहाड़, बाइक्यूई, विशाल भालू पूर्णिमा और रॉक भेड़िया रॉक जगह को पार करते हुए आप प्रत्येक 4 दिशाओं में लगभग 50 भेड़ियों की एक टीम का नेतृत्व करेंगे और किसी भी समय हमला करने के लिए मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। लिन मिंग ने एक आदेश दिया और 4 अधीनस्थों के पीछे जो टियर 3 में प्रवेश करने वाले थे वे सभी उसके निर्देशों के अनुसार भेड़िया दस्ते को गंतव्य की दिशा में ले गए। इस बार लिन मिंग के मन में कुछ विचार आए। जो शहर आभा ढाल मशीनों से ढके नहीं हैं, उनका कोई आक्रामक मूल्य नहीं है और यह अनुमान लगाया गया है कि उनमें से बहुत से आध्यात्मिक वर्षा के विस्फोट के तहत नष्ट हो सकते हैं। इन उपकरणों के साथ इन अधीनस्थों को जो करना है वह ये है कि उनके निर्देशों का पालन करें, ये देखने के लिए कि क्या कोई सफलता या ऐसा कुछ है, और फिर उन्हें उन तकनीकों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करें जो भविष्य में मनुष्यों द्वारा बहुत अधिक उपयोग की जाएंगी। मानव पक्ष को तेजी से हताशा की ओर धकेलें। लिन मिंग ने फिर से अपने अधीनस्थों की ओर देखा। 3 पवन भेड़िए, फेंग शियाओ, फेंग जी और फेंग यान दूसरे स्थान और 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन राक्षसों को एक एक करके पराजित करने के बाद उन्हें बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई और अंततः उन्हें भारी प्रगति मिली। दूरी ए और अन्य दानव राजाओं की तीसरी क्रम की डिग्री बन गई है और वे केवल थोड़ी सी हैं। यदि टियर 3 अधीनस्थ हैं तो लिन मिंग वास्तव में कल्पना कर सकते हैं कि उनकी ताकत में काफी वृद्धि होने के बाद उनका प्रदर्शन किस तरह का होगा। लेकिन अब उनके संबंधित कार्य काफी महत्वपूर्ण हैं। फैंग जियाओ, तुम डोंगपिंग शहर जाओ और अपने गंतव्य पर पहुंचने पर मेरे आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करो। हाँ मास्टर, अधीनस्थ निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम लाएंगे। फैंग जियो बारिश के पर्दे में घुस गया, एक नीली धारा में बदल गया और गायब हो गया। डोंगपिंग शहर एक ऐसा शहर है जहां भाग्य उन लोगों को लॉन्च करेगा जो नहीं जानते कि यह एक सफेद कोहरा बम है। यद्यपि यह अब उन काले आभा परिरक्षण उपकरणों द्वारा संरक्षित है, लेकिन इसे तोड़ना असंभव नहीं है। www.mtlnovel.com। फैंग जी, फैंग यान, आप दोनों नंदू की दिशा में जाते हैं। पहुंचने के बाद मेरे पास अगले चरण के लिए निर्देश होंगे। हर अगले कदम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मानवीय पक्ष ने जो लाभ अभी स्थापित किया है, लिन मिंग नहीं चाहता कि इसका विस्तार जारी रहे। केवल तांग गुओ ही नहीं, अन्य स्थान जिन पर विचार नहीं किया गया है वे बाद में प्रभावित होंगे। भालू देश की तरह अमेरिकी देश में भी तांग देश के समान ही उच्च तकनीक वाला स्थान है और इसे जल्द से जल्द प्रभावित किया जाना चाहिए। आखिरकार इस नीले ग्रह पर एक से अधिक तांग देश हैं जिनमें मानव और दिव्यात्माएं हैं। भाग्य की तो बात ही छोड़िए। अन्य देशों की बात करें तो कुछ समय पहले ही फिलीपींस के साथ साथ स्पाइसी व्हाइट कंट्री भी सुनामी में पूरी तरह डूब गई थी। समुद्र में उन राक्षस राजाओं और राक्षस आत्माओं द्वारा एक ही समय में। यह वैसा ही है जैसा पिछली बार जहरीले राष्ट्र और अमेरिकी राष्ट्र के साथ हुआ था। मेरे साथियों, यह अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते। पंगदा, जुया, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य देता हूं। लिन मिंग ने जियाहू शहर की दिशा को भांप लिया और 2 अधीनस्थों को आदेश दिया। ये और अधिक अराजक हो गया है, यह विश्व विलुप्त होने के कगार पर है। चेंग यू दीवार पर झुक गया, पास ही स्थित आध्यात्मिक क्षेत्र को देखा जो बारिश और कोहरे में डूबा हुआ था, और अपने मुंह में सिगरेट दबाए हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। कमरे में मेज पर बैठे फेई जुन, जो विभिन्न दस्तावेजों को पलटते रहे, ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। माध्यमिक? अरे, मुझे दूसरा ग्रेड कहाँ से मिला? क्या ये सच नहीं है? चेंग यू ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भाई फेई, इन दिनों किंगचेंग में जो कुछ हुआ उसे लिखना और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शूट करना ठीक है। ऊपरी, मध्य और निचली त्रयी विस्तारित संस्करण। फेई जून ने दस्तावेज को अपने हाथ में पकड़ लिया। यह एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी जिसमें किंगचेंग शहर में हुई सभी घटनाओं का विवरण था। उसने आंखें मूंदकर उस पर मरने वाले लोगों की कुल संख्या देखी और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ए और अन्य दानव राजा, डेस्टिनी क्लब, सभी प्रकार के काले प्रौद्योगिकी हथियार। फेई जून को समझ में नहीं आया कि बर्फ के शहर तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय क्यों नहीं लगा और चीजें इतनी जटिल क्यों हो गईं। ये जटिल है न? झेंग गोडोंग को पता ही नहीं चला कि वह कब दरवाजे पर आ गया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। फेई जुन ने सिर हिलाया, जानकारी को पलटा और समय समय पर आहें भरी। ठीक है, ये चिंता की बात है।
जल्दी या बाद में मुझे एक ही तरह दानव राजा का सामना करना पड़ेगा। असली व्यक्ति के लौटने के बाद इस तरह की बात अपरिहार्य है। जेन गोडोंग के कंधे को थपथपाते हुए काले कपड़े पहने जिंगयू कमरे में चला गया, अपनी उंगली को टैप किया। मेज पर सभी दस्तावेज तैर गए, जैसे कि कुछ बहुत पतले पारदर्शी रेशम धागे से हवा में लटकाए गए हों, पूरे आकाश में उड़ रहे हों। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और कई रिपोर्टें इकट्ठी होकर उसके हाथों में आ गईं। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे बड़े करीने से फेई जुन की मेज की ओर उड़े, जो चुपचाप अपनी बाहें पकड़े हुए था। चेंग यू ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका, जैसा कि उम्मीद थी। यह मेरा जिंग भाई है, जो हवा की तरह होने का नाटक कर रहा है। हाँ, तारांकन 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 तारांकन। ये जिंगयू ने रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और उन पर नजर डाली, 2 प्रतियां चुनी और उन्हें फेई जून के सामने रख दिया। ए और अन्य पालौकिक नियति होगी, पोदन केंद्रित बम, शूंग्युए शहर नष्ट। क्या बहुत जानकारी है। फेई जून ने अपनी भौहों के बीच चुटकी ली। ए और अन्य दानव राजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी चीजें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है, ये भाग्य है। जेन गोडोंग ने सिगरेट जलाई और जोर से कश लिया। भले ही वो व्यक्ति वापस न जाए, लेकिन स्क्रिप्ट अभी भी इसी तरह काम करेगी। लेकिन इसमें ऐसे मोड़ और मोड़ नहीं हैं। अरे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ। चेंग यू ने जेन गोडोंग की ओर देखा, फिर फेई जून और जिंगयू की ओर, खुद को मूर्ख महसूस करते हुए। संक्षेप में, इसका मतलब है कि राक्षस राजा जैसे ए, वह व्यक्ति, तांग, ए और अन्य पालौकिक सभी पूर्व निर्धारित पात्र हैं, और वे सभी भाग्य के शतरंज के मोहरे हैं। भले ही 1 या 2 गायब हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अंतिम परिणाम अभी भी ऐसा ही होगा। जिंगयू ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं और दस्तावेज फेई जून के हाथ से उड़कर उसके हाथ में आ गया, जो बस उसे देख रहा था। फेई जून, आप बीमार हैं। जिंगयू ने अनसुना करने का नाटक किया। ए और अन्य दानव राजाओं ने ब्लू सिटी पर हमला किया। हालांकि इस घटना को आकस्मिक कहा जाता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में ए और अन्य दानव राजाओं द्वारा हमारे मानव शहरों पर हमला करने जैसी चीजें जल्द या बाद में होंगी। भले ही एक लास दानव राजा ने किंगचेंग पर हमला नहीं किया क्योंकि उस व्यक्ति ने एक प्रच्छन्न परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। भाग्य की पार्टी उसे उकसाएगी और उसे दिखाने देगी। उस समय ये रोंगचेंग शहर, डोंगन शहर या शांगजिंग शहर हो सकता है जिस पर हमला किया जाएगा। ये भी संभव है कि पिछली बार की तरह दर्जनों शहरों पर एक साथ हमला किया जाएगा। ओह, ए जैसे उस अलौकिक प्राणी के साथ क्या स्थिति है? ऐसा क्या है कि दानव राजा एकिफेंग पर्वत पर नहीं है? और फिर, वैसे, क्या इस आदमी को टेलीपोर्ट किया जा सकता है? मैं बस किंगचेंग भाग गया और थोड़ी देर के लिए वहां रुका। चेंग यू ही उलझन में था। उसने जो कुछ समझा वो उसके द्वारा देखी गई जानकारी की मात्रा से बहुत कम था। अलौकिक प्राणी सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है जो जानकारी देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका काम लौटने वाले व्यक्ति को यह बताना है कि इस दुनिया में ए जैसे 2 अलौकिक प्राणी हैं, और दानव राजा एकिफेंग पर्वत के आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। बस इतना ही। जेन गोडोंग ने सिर हिलाया। सिगरेट की लौ पूरी तरह जल गई, और चेंग यू, जिसने अपने नाखून जला लिए थे, एक अजीब चीख के साथ बोला। उसे लगा कि उसका सिर पर्याप्त नहीं था। उस व्यक्ति के वापस आने के बाद उसने ए और अन्य दानव राजाओं को उकसाया। वह अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों से प्रतिद्वंद्वी की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। वह सफल रहा। फेई जून ने जिंग यू से दस्तावेज छीन लिया और कुछ पन्ने पलटे, शब्दों की एक पंक्ति की ओर इशारा करते हुए और आगे कहते हुए, कृत्रिम पालौकिक। वह व्यक्ति देश के सभी कृत्रिम पालौकिक का उपयोग एक ऐसा चारा बनाने के लिए करना चाहता है जो तब तक उत्परिवर्ती प्राणियों को ए और अन्य दानव राजाओं को आकर्षित करना चाहेगा। वैसे, ये घृणित था। उनके परिणामों को उखाड़ फेंको। लेकिन भाग्य ने फिर से मेरी गणना की। मैंने विभिन्न स्थानों से सभी छिपे हुए कृत्रिम पालौकिक लोगों को ब्लू सिटी में पहुंचाया। फिर जब ए और अन्य दानव राजा ने प्रदर्शन करना शुरू किया, तो मैंने एक और पैंग डैन संपीड़ित बम दिया और सीधे बाकी को ले लिया। लोगों का समूह विशालकाय राक्षसों में बदल गया। ये स्क्रिप्ट पूर्ण। जेन गोडोंग ने एक गहरी सांस ली और धुएं का एक गुबार निकाला। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि ए और अन्य दानव राजा अधिक शक्तिशाली थे और उन विशाल राक्षसों को एक ही बार में मार सकते थे। किसने सोचा होगा? आध्यात्मिक धुंध में भी आभा की सांद्रता 20 स्तर या यहाँ तक कि ए स्तर के करीब बनाए रखी जा सकती है। विशाल राक्षस, वे ए श्रेणी के दानव राजा के प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हैं। बूढ़े जेन, लेकिन वह व्यक्ति पूल में कुछ खास नहीं है। उसने ए और अन्य राक्षस राजाओं को पकड़ने के लिए 6 स्वर्ण वर्ग संरचना और आभा ढाल उपकरण का भी इस्तेमाल किया, जो पूर्व निर्धारित स्थान पर प्रवेश कर गए थे और उन्हें घेर लिया था। लेकिन उस तारांकन 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 चीज के बारे में किसने सोचा होगा? ताकत बहुत खराब है। खेल को तोड़ने में केवल 1 घंटे से अधिक समय लगा, और यहाँ तक कि विशाल राक्षसों के साथ साथ वहाँ की सभी लड़ाकू शक्ति को भी नष्ट कर दिया। हालांकि डेस्टिनी क्लब ने ए जैसे दानव राजा की युद्ध शक्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, लेकिन ये भी पता चला कि यह एक ऐसा टुकड़ा था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसे उन लोगों द्वारा आसानी से मार भी दिया जा सकता था जो इसे एक टुकड़ा मानते थे।
शुंग्युए शहर इसका सबूत है। हमारे मानव अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देना बस कुछ ऐसा है जो दूसरा पक्ष चाहता है और नहीं चाहता। अगर हम यहाँ इन चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं तो उसे पता चल सकता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? जिंगयू ने उत्परिवर्ती प्राणियों की चीखें सुनी जो धीरे धीरे खिड़की के बाहर स्पष्ट हो गईं, और अपना सिर हिलाया। मैं बस हाहा कर रहा हूँ। किसी ने नहीं देखा कि यह एक क्लास दानव राजा कैसा दिखता है, और वह ये भी नहीं जानता कि यह एक कीड़ा है, एक जानवर है या एक पक्षी है। लेकिन दूसरी पार्टी मौजूद है और इसने अपनी ताकत को बार बार साबित किया है। एक के बाद एक मजबूत दुश्मन को मार डाला है और फिर गायब हो गया है। वास्तव में हमारा प्रतिद्वंद्वी क्या है? चारों चुप थे, प्रत्येक कुछ सोच रहा था, लेकिन जिस बात के बारे में मैं सोच रहा था वो वही थी। एक क्लास दानव राजा क्या है, वो अब कहाँ है, और आप उसे कहाँ से शुरू कर सकते हैं और हरा सकते हैं? हालांकि जब सभी लोग 10 मिनट से भी कम समय तक चुप रहे तो चेंग यू ने अचानक मेज पर थप्पड़ मार दिया। मुझे लगता है मैं एक बात समझना चाहता हूँ। बाकी तीनों ने उसकी ओर देखा, फिर जब उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया तो वे ध्यान में लगे रहे। भाड़ में जाए, सच में, मुझे नज़रअंदाज मत करो। www.mtlnovel.com। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई पागल है। कमाल का, प्रथम श्रेणी का। लियू फेशु दरवाजे से अंदर आया और चेंग यू को देखा। क्षमा करें, मैं इतना उत्सुक था कि मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके ये देखने में असमर्थ था कि तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक पटकथा लेखक की सामग्री हो। जिंगयू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप अपॉइंटमेंट भूल गए? क्षमा करें, मैं अब और हिम्मत नहीं करूंगा। लियू फेशु ने दाढ़ी खींची। मैं कसम खाता हूँ। ओह हाँ, मुझे लगता है कि जियो चेन का निष्कर्ष अधिक महत्वपूर्ण है। जियो चेन, आप इसे स्वयं कह सकते हैं। चेन यू दंग रह गया। ओह ठीक है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ एक क्लास दानव राजा का असली शरीर। जल्दी करो, फेई जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए आग्रह किया। खैर, वास्तव में वह एक क्लास दानव राजा, चेंग यू ने कहा, मेज को फिर से थपथपाते हुए। यह निश्चित रूप से। मेज एक झटके के साथ टूटकर जमीन पर गिर गई। एक पौधा। चेंग यू के शब्द समाप्त होने से पहले ढही हुई मेज से एक और कर्कश ध्वनि आए। क्या आप बीमार हैं? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद फेई जून गुस्से से कांपते हुए चेंग यू को देखने लगा। बात करने के लिए कुछ है। टेबल ने तुम्हें उकसा दिया है, इसलिए मैं अपने लिए एक और बना लूंगा, वरना मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं करूंगा। यह सही है, हालांकि यह टेबल थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन भावनाओं को जगाने में बहुत समय लगा। जिंगयू ने भी आह भरी। आपने इस हथेली के लिए अपनी 5 शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि आपने ये जानबूझकर किया। भले ही मैंने अपने मन की बात नहीं पढ़ी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही सोचते होंगे। लियू फेशु ने सिर हिलाया। भाड़ में जाओ, भाई फी, बड़े कबूतर, बात यहाँ नहीं है। भाई जेन, आप भी कुछ कह सकते हैं। ये कुछ पुराने भाई बहुत अविश्वसनीय हैं। मैंने कल ही बिंग चेंग से यह टूटी हुई मेज खरीदी है। चेंग यू को जीवन पर संदेह हुआ। क्या स्थिति है? जेन गोडोंग ने खिड़की से बाहर देखा और एक और सिगरेट जलाई। आपके वास्तव में कोई बच्चे नहीं हैं। भाड़ में जाओ, क्या तुम ये कर सकते हो? मुद्दा ये टूटी हुई मेज है। क्या मेरे अनुमान के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहना है? चेंग यू ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। परिणामस्वरूप दीवार अचानक हिल गई और एक बड़ा छेद दिखाई दिया, और छेद के प्रवेश द्वार पर लोगों के हाथों में टॉयलेट पेपर जमीन पर गिर गया। चेंग पियाता, आपके चाचा। चेंग यू जमीन पर बैठ गया और बोला कि मैं अब और बात नहीं करना चाहता। हमने टेबल के बारे में बात की क्योंकि आपने जो कहा वो बहुत हास्यास्पद था। चेंग यू, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। लियू फेशु ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और फिर उसी हाथ से चेंग यू के कंधे को थपथपाया। चेंग यू की सफ़ेद शर्ट पर कई घुंघराले दाढ़ी गिरे हुए थे जो उस जगह की तरह दिख रहे थे। चेंग यू और भी ज़्यादा टूट गया। मुझे अपना कारण बताओ। फेई जून ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक चेंग यू को देखने के लिए अपना सिर उठाया, और उसके बगल में जेन गोडोंग भी विचारशील था। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? ओह, वास्तव में, मुझे लगता है कि मेरा विचार वास्तव में सभी विरोधाभासों को हल कर सकता है, और यह भी समझा सकता है कि इस उत्पाद की शुरुआत से किसी ने भी इसकी प्रामाणिकता की खोज नहीं की है, और यह इतना गंभीर क्यों है। भाई ने वान जुहाई पर पहले और बाद में 3 बार हमला नहीं किया। चेंग यू ने कहा और जिंग यू और लियू फीशु की ओर देखा, जो अभी भी अचंभित दिख रहे थे। चेंग यू, परेशानी मत करो, ये कैसे हो सकता है? एक उत्परिवर्ती पौधा। आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग के आगमन के बाद ब्लू स्टार में कभी भी उत्परिवर्ती जीव थे जो पौधे थे। आप शुरू से ही गलत थे, ये बकवास है। लियू फीशु ने जिंग यू को देखा, उसकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा मत कहो, यह वाकई दिलचस्प है। जिंग यू ने अपनी उंगली हिलाई। 10 से ज्यादा सफ़ेद कागज की शीट हवा में एक बहुत बड़ा सफ़ेद कागज बन गई, और जिंग यू की क्षमता के तहत इस पर अनगिनत स्याही की बूंदें थीं। कागज पर तांग राज्य का नक्शा सटीक रूप से खींचा गया था। लियू फेशु ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए।
क्या मैं ही एकमात्र बुरा आदमी हूं जो सह लेखक हूं? सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नक्शे को देखा और जिंग यू को उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हुए देखने के बाद उन्होंने फिर से चेंग यू की ओर देखा। अहम। चेंग यू ने अपनी पीठ घुमाई और सभी की ओर देखा। सभी, अगर ए जैसा दानव राजा एक पौधा है तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। फिर मुझे जाने दो। देखो सब लोग, यह वानजुहाई आत्मा क्षेत्र है, ये लिंगजियाओ पीक आत्मा क्षेत्र है और यह क्यूफेग माउंटेन आत्मा क्षेत्र है। जिंग यू ने इस विशाल मानचित्र पर एक एक करके महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया। जल्द ही तांग राजवंश के विभिन्न शहरों और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को भी एक एक करके चिन्हित किया गया। इससे पहले कि हम जानते कि एकलास दानव राजा की हमले की सीमा 1000 किलोमीटर थी, है ना? जिंग यू ने फेई जून को देखा। उस समय इस मामले में फेई जून का सबसे अधिक कहना था। उस समय उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उस व्यक्ति के अलावा जिसने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी सुनी थी। हमले की सीमा, मूल प्रवेश बिंदु यही है, फेई जुन पहले समझना चाहता था। वैसे अभी अभी आई नई खबर ने इस 1000 किलोमीटर वाले बयान को फिर से सत्यापित कर दिया है। उन्होंने एक दस्तावेज निकाला जिसमें देश भर के सैकड़ों शहरों में ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर के विनाश का विवरण था। एक दानव राजा की हमले की सीमा 1000 किलोमीटर होती है। सच कहूं तो चाहे हम इसकी कल्पना कैसे भी करें, इस तरह की बात को समझना वास्तव में बेहद मुश्किल है। आखिरकार भले ही उत्परिवर्ती जीव में विकसित हो जाएं, मैं किसी भी कीड़े, जानवर या पक्षी की कल्पना नहीं कर सकता बहुत कम समय में एक ही समय में दर्जनों शहरों पर हमला कर सकते हैं। जिंग यू की उंगली की एक लहर से दर्जनों स्याही की रेखाएं क्वीफेंग पर्वत आध्यात्मिक क्षेत्र के स्थान से विभिन्न शहरों तक फैल गईं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है? चेंग यू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट रूप से एक परिकल्पना है जो मैंने सामने रखी है। आत्मविश्वास रखो और भावना शब्दों से छुटकारा पाओ। लियू फेइशू ने अपनी दाढ़ी को छुआ और चेंग यू के कंधे पर कुछ रख दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस इतना ही कि तुम एक बुरे आदमी हो। चेंग यू ने नाक भान से कोड़ी। जिंग यू ने उन्हें अनदेखा किया लेकिन जारी रखा। ये कई शहर थे जिन पर उस समय किफेंग माउंटेन आध्यात्मिक क्षेत्र के केंद्र के रूप में हमला किया गया था। इस हमले की विशेषता सभी 9 स्वर्ग टावरों के संगठन और गढ़ों और सभी सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया था। हाँ, इतने कम समय में ऐसा करना असंभव है। जरा सोचिए कि किस तरह के जानवर, कीड़े और पक्षी इतने तेज हैं और हर जगह आभा एकाग्रता माप मशीनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक समस्या है। फेई जुन ने अपनी कलम निकाली और उस नक्शे पर निशान लगाना चाहा, लेकिन जिंग यू ने नक्शा खींच लिया। आप जो है वही बने रहें। फेई जून ने स्याही के बिंदुओं से निष्कर्ष लिख रहे जिंग यू को देखा और अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से आपने इसे सही लिखा है, अन्यथा मैं आपका सिर फोड़ दूंगा। परिवार, बकवास, यह क्या हो रहा है? क्या ये पौधों के बारे में नहीं है? लियू फेशु और चेंग यू ने एक दूसरे को देखा। इस बार चौंकने की बारी उनकी थी। हाँ, शायद वहाँ अन्य नाम भी हों। आखिरकार इस तरह की चीज कई आध्यात्मिक क्षेत्रों में पाई गई है। सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्ती प्राणियों में कुछ अपेक्षाकृत कम स्तर की आज्ञाकारिता होगी। इसलिए मुझे लगता है कि पहले जिस शहर पर 1000 किलोमीटर के भीतर हमला किया गया था वह वास्तव में एकलास दानव राजा के आश्रितों द्वारा किया गया था। जिंग यू ने सिर हिलाया और कहा, राक्षस राजा के परिवार के सदस्यों जैसे एक का इस बात से क्या लेना देना है कि यह पौधा है या नहीं? लियू फेशु ने फिर से बीच में टोका। हाँ, फेई जून ने अपने सामने एक कागज के टुकड़े पर नक्शा बनाया। हालांकि 1000 किलोमीटर की परिधि वाले इस शहर पर हमला किया गया है, लेकिन उनमें से किसी को भी दूसरे पक्ष से यह रिपोर्ट नहीं मिली है कि उनके पास आभा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह 1000 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर वह सीमा है जिसके भीतर यह एकलास दानव राजा अपने आश्रितों की आभा को ढाल सकता है। आभा परिरक्षण सीमा, ये समझ में आता है। लियू फेशु ने फिर से सिर हिलाया। अगर यह वास्तव में एकलास दानव राजा की शक्ति है तो यह आसानी से लगभग 100,000 सेनाओं को नष्ट कर सकता है, शुआंग्यू के पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और सैकड़ों शहरों में ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर को एक पल में नष्ट कर सकता है। www.mtlnovel.com। यह असली शक्ति है। जिंगयू ने अपने चेहरे पर खौफ के भाव के साथ नक्शे को देखा। रुको, इसका पौधों से क्या लेना देना है और पौधों से नहीं? लियू फेशु ने दहाड़ते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये तो हमेशा से होता रहा है। आप सोचिए, अगर यह एक उत्परिवर्तित जानवर, उत्परिवर्तित कीड़ा या उत्परिवर्तित पक्षी है तो 1000 किलोमीटर के भीतर शहरों में सभी पालौकिक अनुसंधान केंद्रों को बिना आभा परिरक्षण उपकरणों के कैसे तुरंत नष्ट किया जा सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। मामला और चेंग यू ने जो विचार सामने रखा है वो इस असंभव को एक व्याख्या योग्य में बदलना है। जिंग यू ने गहरी सांस ली। यदि यह एक उत्परिवर्ती पौधा है जो इस 1000 किलोमीटर के भीतर जड़ प्रणाली का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करता है तो सब कुछ संभव है। सब लोग चुप थे।
लेकिन लियू फेशु अचानक जमीन पर गिर पड़े। रुको, अभी आपने कहा था कि पहले 1000 किलोमीटर उन आश्रितों द्वारा तथाकथित रूप से बनाए गए थे और अगले 1000 किलोमीटर खुद ही बनाए गए थे। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है? आदि प्रकट हुए हैं, अर्थात वह राक्षस राजा जो मूलतः केवल था।